करो करो। ओके। कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत, सपोज मान लो कि भाई आम चीज बता रहा है योग, ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन आपको अब पता है 2025 में कोई बंदा इसको 2000 सॉरी 1902 पहले बता के गया है। कोई बंदा इसको 1902 पहले बता के गया है। मैं आपको इनका जीवन काल दिखाता हूँ। तो ये है कहीं ना कहीं उनका जीवन काल। 6 नवंबर 1851, December 4 1902। इसका मतलब 1902 में तो चार्ल्स साहब एक्सपायर हो गए, आज से 123 साल पहले। ठीक है, इससे पहले यानी कि 123 साल पहले की ये बात है जो वो बता के गए थे, और वो लिख के गए थे, वो लिख के गए थे। बेसिकली इनका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है सामने, ठीक है, आपकी सपोज मान लो कि भाई लेफ्ट हैंड साइड, तो वो है द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस। यानी कि हम जो टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड अगर सपोज हो रहा है तो वो कितने साल तक रहेगा, इसका समय क्या है, आपको भी पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं, पर ये भाई साहब 120 साल पहले कह के गए हैं कि अगर अप ट्रेंड होगा तो इतना होगा, अगर डाउन ट्रेंड होगा तो इतना होगा, अगर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बीच में कोई करेक्शन आएगा तो वो इतने समय तक चलेगा, और अप ट्रेंड और करेक्शन के बीच में अगर साइडवेज आएगा तो इतने समय तक चलेगा। ये भाई साहब 120 साल पहले ये सारी चीजें क्लियर करके गए हुए हैं। तो यही चीज मैं आपको सिक्स टेनेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्स टेनेंट ऑफ डाउ थियरी में समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली चार्ल्स हेनरी डाउ कौन थे? तो चार्ल्स हेनरी डाउ November 6 1851, December 4 1902 was an American journalist who co-founded Dow Jones and Company with their partners। ठीक है, उनके जो पार्टनर्स है जॉन्स और चार्ल्स करके, उनके साथ उसने कहीं ना कहीं सपोज मान लो द डाउ जोन्स एंड कंपनी का स्थापना की। अमेरिका का, यूएस का एक रिस्पेक्टेड अखबार है कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, उसके ये फाउंडर थे। अब उसके ये फाउंडर थे, और हम जिसको भी सपोज बोलते हैं कि भाई आज डाउ जोन्स जो है वो ऊपर है नीचे है, या डाउ ऊपर है नीचे, यानी कि यूएस का एक रिस्पेक्टेबल इंडाइसिस, जहां पे हमारा निफ्टी है, इंडिया में हमारा निफ्टी है कि भी निफ्टी आज बढ़ा या सपोज मान लो गिरा, तो उससे हमें इंडिया का सपोज मान लो चीजें समझ में आता है कि एनएससी का निफ्टी क्या है। अब एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा देखा जाए तो वो गवर्नमेंट एंटिटी है, और बीएससी जब हम सेंसेक्स बोलते हैं वो हमारा प्राइवेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो इंडिया का अगर सपोज मैं बोलूँ कि बेरोमीटर क्या है, इंडिया का सपोज इंडाइसिस क्या है, तो बीएससी नहीं है हमारा, वो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एनएससी जो है वो। निफ्टी हमारा कहीं ना कहीं इंडाइसिस है। अब निफ्टी 50 नाम क्यों हुआ? अब निफ्टी 50 का मतलब कि इंडिया में जितने भी सेक्टर्स है, जितने भी, जैसे 24-25 सेक्टर्स है, ठीक है। अब सेक्टर्स कैसे हो गए? जैसे एफएमसीजी सेक्टर हुआ, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, फिर एनर्जी सेक्टर हुआ, फिर हेल्थ सेक्टर हुआ, फिर आईटी सेक्टर हुआ, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग सपोज 24 से ज्यादा सेक्टर्स है। उसमें से जो बेस्ट कंपनियां, जिसको हम नवरत्न बोलते हैं, प्राइम बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, उसमें से वो सेक्टर की 50 कंपनीज जो है, वो 50 कंपनी कहीं ना कहीं निफ्टी के कंस्ट्रक्शन में है। अब निफ्टी का जो इंडाइसिस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, निफ्टी अभी हमारा 25,100 पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसके सपोज मान लो सपोर्ट से है? वो 50 कंपनी के सपोर्ट से। तो अगर वो 50 कंपनियां अच्छा कर रही है तो निफ्टी हमारा बढ़ेगा, और अगर वो 50 कंपनियां अगर सपोज मान लो कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रही है, तो जस्ट लाइक ए निफ्टी हमारा गिरेगा। जस्ट लाइक ए स्कूल का एक रिजल्ट पकड़ लीजिए, स्कूल का एक रिजल्ट पकड़ लीजिए, या कॉलेज का एक रिजल्ट पकड़ लीजिए, कि अगर कोई कॉलेज का या स्कूल का रिजल्ट अच्छा आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल एग्जाम देने गया था या वो कॉलेज एग्जाम देने के लिए गया था। स्कूल और कॉलेज का तो सिर्फ नाम है, बाकी उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका जो नाम है, वो उसके स्टूडेंट के थ्रू है, कि उनके स्टूडेंट्स कितने इंटेलिजेंट है, होनहार है, ब्रिलियंट है, वो कितने सपोज नंबर परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर से उस स्कूल और कॉलेज का नाम रोशन होगा। तो वैसे ही निफ्टी है वो हमारा एक बैरोमीटर है, एक इंडाइसिस है, एक आइडेंटिफिकेशन है इंडिया का। लेकिन वो निफ्टी 50 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो उसके कंस्ट्रक्शन में जो 50 कंपनियां है, जो इंडिया के सभी सेक्टर की नवरत्न कंपनियां है, मेजर कंपनियां है, ब्लू चिप कंपनियां है, ठीक है,
वो कंपनियां जो है कहीं ना कहीं सपोज निफ्टी 50 को बनाती है, और उससे हम जज करते हैं कि भाई निफ्टी अगर सपोज हमारा ऊपर जा रहा है, जैसे अभी ऊपर जा रहा है धीरे धीरे धीरे, तो हम ये बोल रहे हैं कि यार आने वाला समय स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होगा, इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, सारी कंपनियां अच्छा कर रही है इसलिए हमारा निफ्टी अच्छा जा रहा है। अब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ये पता नहीं है, मैं तो डाउ थियरी सबको सिखाता हूँ, तो डाउ थियरी में सपोज ये सारी चीजें मेंशन, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। Fine। तो डाउ साहब जो है वो फाउंडर थे द वॉल स्ट्रीट जर्नल के, और बेसिकली फाउंडर है तो ऑलवेज कोई ना कोई फाउंडर जो है वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं अपने आर्टिकल में, अपने सपोज अखबार में। तो आपने देखा होगा कि फ्रॉम द फाउंडर डेस्क, या सपोज मान लो कि भी आपकी कंपनी भी है तो कहीं ना कहीं विजन मिशन स्टेटमेंट जो होते हैं, तो विजन मिशन स्टेटमेंट में फाउंडर के कहीं ना कहीं सपोज कुछ स्टेटमेंट होते हैं। कोई स्कूल होता है उसमें भी सपोज मान लो कि भी प्रिंसिपल नोट या ट्रस्टी नोट या फाउंडर नोट ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आप बहुत सपोज अखबार पकड़ लीजिए उसमें भी आएगा कि भाई फाउंडर आर्टिकल, या जो सपोज मान लो बढ़िया सपोज जानते हैं वो अपना आर्टिकल लिखेंगे। वैसे डाव साहब भी अपने अखबार में अपने आर्टिकल्स लिखते थे। अब वो आर्टिकल किसके रिलेटेड होते थे? वो आर्टिकल होते थे स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी का अपने आप में क्या संबंध है, वो संबंध कहीं ना कहीं सपोज स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी का डाव साहब बताने की कोशिश करते थे। अब डाउ साहब ने एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखे थे स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी के बारे में। अब एन नंबर आर्टिकल्स जो है वो कहीं ना कहीं सपोज पब्लिश हो गए थे। उनके जो फॉलोअर्स थे वो ऑलवेज उसका वेट करते थे कि इस बार डाउ साहब क्या लिखने वाले हैं, इस बार आर्टिकल्स किसके ऊपर है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर ये डिस्कशन होने वाला है। और ये लिखते लिखते ही हम बोल सकते हैं कि ऑनगोइंग ये आर्टिकल की सीरीज जो है वो चालू थी, वो एक्सपायर हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डाउ थियरी भी है, सिक्स टेनेंट ऑफ डाउ थियरी, वो भी अधूरी है। अधूरी है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डाउ साहब होते तो डाउ साहब और भी कुछ ना कुछ सपोज मान लो लिखते और हमें ये हेल्प करता मार्केट को समझने में। तो जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए थे डाउ साहब के, उनके फॉलोअर्स ने और उसके पार्टनर्स के उसका एक उसने उनका समरी बनाया, और जो समरी है वो उन लोगों ने डाउ थियरी के नाम से पब्लिश किया। कि भाई इतने सारे आर्टिकल्स का अगर हम समरी बनाते हैं, तो ये समरी जो है वो ये सिक्स टेनेंट्स या सिक्स प्रिंसिपल्स में कहीं ना कहीं हम बाइफरकेट करते हैं कि भाई ये पूरा आर्टिकल्स है, उसका समरी ये सिक्स टेनेंट सिक्स आर्टिकल्स या सिक्स पॉइंट्स में आ जाएगा। और डाउ साहब ये समझाना चाहते थे, डाव साहब ये समझाना चाहते थे, ये डाव साहब ने जितने भी आर्टिकल्स लिखे, उसका जो क्रक्स है, उसका जो एसेंस है, उसका जो कहीं ना कहीं सब समरी है, वो सिक्स आर्टिकल्स हम आज देखने वाले, सॉरी आर्टिकल्स नहीं, मैं बार बार आर्टिकल्स कहीं ना कहीं वर्ड यूज कर रहा हूँ। जो सिक्स पॉइंट है, सिक्स टेनेंट्स है, सिक्स प्रिंसिपल्स है, ठीक है, वो मैं आज समझाना चाहता हूँ कि वो जितने भी एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे, उसका समरी सिक्स सेंटेंस में, प्रिंसिपल में आपको मैं बताना चाहता हूँ। फाइन, तो ये जो थियरी है वो डाउ थियरी के नाम से फिर पब्लिश हुई कि भाई डाउ साहब जो है वो ये कहना चाहते हैं। फाइन, तो सबसे पहले इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं कि डाउ साहब क्या कहना चाहते थे। उसके बाद इसमें डीप डाइव करेंगे। डीप डाइव का मतलब क्या हुआ, बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। तो सबसे पहला द प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। हम ऑलवेज बोलते हैं भाव भगवान છે, प्राइज ही परमेश्वर, प्राइज इज सुप्रीम। अब ये कहावत कहाँ से आई हमें नहीं पता, बहुत पुरानी होगी। हम गुजराती है, स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे भी भाव भगवान છે। राव साहब भी यही बता के गए थे कि बस प्राइस द मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, द प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करोगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सेकंड, देर आर थ्री प्राइमरी काइंड ऑफ मार्केट ट्रेंड। देर आर थ्री प्राइमरी काइंड ऑफ मार्केट ट्रेंड, यानी कि मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है मार्केट कोई ट्रेंड बता ही नहीं रहा है, इसका मतलब साइडवेज। तो डाव साहब ने 120 साल पहले बता दिया था कि बस मार्केट में तीन टाइप के अलग अलग ट्रेंड होते हैं। कहीं ना कहीं सपोज मान लीजिए अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, और साइडवेज होता है। अब प्राइमरी ट्रेंड है वो थ्री फेजेस। प्राइमरी ट्रेंड है वो थ्री फेजेस का मतलब क्या हुआ कि आपका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, साइडवेज में इतना दिखता नहीं है।
लेकिन अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उसमें तीन अलग अलग फेजेस होते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्यों कोई स्टॉक्स जो है वो सालों तक कुछ नहीं करता। सालों तक सपोज मान लो सोया हुआ रहता है, या हम बोलते हैं सालों तक साइडवेज में रहता है, लेकिन उसके बाद वो इतना सपोज मान लो कि भी कहीं ना कहीं ऊपर जाता है कि 2-3 साल में वो डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना भी हो जाता है। आप अदानी का जितना भी सपोज मान लीजिए स्टॉक्स है, उसका आप सोचिएगा कि उनके साथ क्या हुआ है। ठीक है, कोरोना के टाइम पे 2020 में यानी कि कोरोना नहीं आया था, उससे पहले आप पकड़ लीजिए, जनवरी 20 में आप चेक कर लीजिए, कोरोना का इफेक्ट जो है वो मार्च से चालू हुआ 2020 में। ठीक है, तो मार्च से चालू हुआ, अब 2020 यानी कि जनवरी जनवरी 2020 में अदानी का आप स्टॉक का प्राइस चेक कर लीजिए, और आज कहीं ना कहीं अदानी के स्टॉक का प्राइस चेक कर लीजिए। तो प्राइमरी ट्रेंड हैव 3 फेजेस। वो कौन से 3 फेज है जिसमें से स्टॉक्स गुजरता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर। इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर का मतलब ये हुआ, वो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, कि अगर दो इंडाइसिस है, अब इंडाइसिस भी कहीं ना कहीं चार्ल्स साहब ने ही दुनिया को बताए कि बस ये इंडाइसिस है, इससे पहले कोई इंडाइसिस नाम की चीज ही नहीं थी। तो डाउ साहब ने ही इंडाइसिस का इन्वेंशन किया, या हम बोल सकते हैं कि दुनिया को बताया कि बस कहीं ना कहीं इंडाइसिस का मतलब इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब ग्राफ, ग्राफ का मतलब चार्ट, चार्ट का मतलब हम बोल सकते हैं कि उस जमाने में लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का मतलब हम जो हमारे एजुकेशन में जब भी मैथमेटिक्स होता था, तब एक हमें ग्राफ पेपर दिया जाता था ग्रीन कलर का, जिसमें छोटे छोटे सपोज मान लो बॉक्सेस रहते हैं, बहुत छोटे छोटे। बेसिकली मैथ्स मैथ्स मेरा पसंद का सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं ऑलवेज चार्ट पेपर को हाथ जोड़ देता था कि मुझे नहीं चाहिए चार्ट पेपर, कि मुझे नहीं समझ में आता था चार्ट वार्ट ये सब। ठीक है, तो चार्ट का मतलब क्या, वही चीज कि इंडाइसिस ग्राफ। चार्ट उस जमाने में दाऊ साहब ने बनाया कि बस अगर मैं चार्ट बनाऊं तो चार्ट ऐसे बनता है। अब वो किसका चार्ट उसने बनाया था और वो फिर इंडाइसिस के तौर पे फेमस हुआ, वो भी आज हम देखेंगे। वॉल्यूम कस्ट वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, इसका मतलब कल जेठा भाई बता रहे थे कि भाई आपको वॉल्यूम सपोज ये करना है, आपका ये वॉल्यूम का करना है, आपको ये वॉल्यूम देखना है, ठीक है। तो वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। अब हमें नहीं समझ में आएगा कि भाई वॉल्यूम ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम लाखों में होता है, करोड़ों में होता है। लेकिन इसको अगर मैं आपको एक पिक्चर से समझा दूं कि देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर से समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम सपोज मान लो कैसा जा रहा है, तो क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट टेनेंट है ट्रेंड परसिस्ट अंटिल ए क्लियर रिवर्सल अकर। अब ट्रेंड और रिवर्सल में मैंने अलग अलग फोन्ट्स कलर यूज किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं कहीं ना कहीं सपोज मान लो आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कहीं ना कहीं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ट्रेंड्स को मैंने 3 कलर में रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, अप ट्रेंड के लिए ग्रीन है, साइडवेज के लिए ब्लैक ब्लैक है, और डाउन ट्रेंड के लिए रेड है। इसका मतलब ट्रेंड, फिर वो अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो या साइडवेज हो, परसिस्ट अंटिल ए क्लियर रिवर्सल अकर। रिवर्सल का मैंने 2 कलर यूज किया है, ग्रीन और रेड। इसका मतलब रिवर्सल का मतलब अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड भी चालू हो सकता है, और डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड भी चालू हो सकता है। तो ट्रेंड परसिस्ट अंटिल ए क्लियर रिवर्सल अकर, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ऑनगोइंग ट्रेंड है, फिर वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, कुछ भी है, जब तक आपको कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलेगा, जब तक आपको कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक वो चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी क्लियर कट सपोज मान लो 40 किलोमीटर स्ट्रेट हाईवे पे ही जा रही है, तो अब वो स्ट्रेट हाईवे पे ही जा रही है। जिस दिन जिस समय हाईवे पे टर्न आएगा उसी टाइम पे आप मुड़ोगे। इसका मतलब जब तक 40 किलोमीटर आप गए, तब तक रास्ते में कोई भी टर्न नहीं आया, कोई डाइवर्जन नहीं आया, तो आपका जर्नी पूरा स्ट्रेट लाइन में हुआ। उसके बाद हो सकता है हाईवे खत्म हुआ, एक्सप्रेस हाईवे खत्म हुआ, आपको कहीं ना कहीं यू टर्न लेना पड़ेगा, टर्न लेना पड़ेगा। इसका मतलब अभी आप कहीं ना कहीं रिवर्सल कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं टर्न ले रहे हो। तो आपका टर्न लेने का समय कब आया, जब कहीं ना कहीं सपोज रिवर्सल आया। तो आपका जर्नी तब तक कहीं ना कहीं कंटिन्यू था जब तक सपोज मान लो कोई टर्न नहीं आया था, रिवर्सल नहीं आया था। तो डाउ साहब ये बोलते हैं बस आप जो ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, जब तक कोई रिवर्सल साइन ना आए, कोई रिवर्सल साइन ना आए। अब रिवर्सल साइन में क्या होता है, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ये सारी चीजें वो क्या है, रिवर्सल साइन।
हमने देखा था डबल टॉप डबल बॉटम, या सपोज मान लो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हमने देखी थी। तो ये सारी चीजें क्या है, रिवर्सल साइन है। अब रिवर्सल साइन है तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि बस यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो चेंज होने की संभावना बनती है। फाइन। ओके। अब आराम से पढ़ते हैं, आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ आज सुनना है। आप आज सुनोगे और उसके बाद ये डाउ थियरी खत्म होगी। मैं आपसे पूछूंगा कि आप जो स्टॉक्स बताएंगे, आपका कोई स्टॉक्स, हम इसके ऊपर डाउ थियरी लागू करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये सुनना है और ये पढ़ना है और ये समझना है कि ऊपर का जो पैराग्राफ है, ऊपर की जो चार लाइन है, वो आपको क्या कहना चाहती है। पहले आराम से पढ़ते हैं। Dow believed that the stock market as a whole was a reliable measure of all over business condition within the economy, and that by analyzing the all over market, one could accurately gauge those conditions and identify the direction of the major market trend and the likely direction of the individual stocks. फिर से पढ़ते हैं। Dow believed that the stock market as a whole was a reliable measure of all over business conditions within the economy, and that by analyzing the all over market, one could accurately gauge those conditions and identify the direction of the major market trends and likely direction of individual stocks. आराम से ये चार लाइन जो डाव साहब ने लिखी हुई है, इसको समझते हैं। डाव साहब सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी कंट्री का इकोनॉमी का एनालिसिस करना चाहते हो, तो उस कंट्री के इंडाइसिस चेक कर लीजिए। अगर वो इंडाइसिस ग्रो हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि उस कंट्री का इकोनॉमी कंडीशंस अच्छा है, गुड है, ग्रोइंग स्टेज में है, सब कुछ सही चल रहा है। अगर सपोज आप इंडाइसिस चेक कर रहे हो और अगर उसके जो इंडाइसिस है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, डीग्रो हो रहे हैं, फॉलिंग इंडाइसिस है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कहीं ना कहीं सही नहीं है। ओके, ये तो मैंने स्टेटमेंट दिया। अब इसको पोस्टमार्टम करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। डॉक्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया, उसके अंदर क्या है। अब उसके अंदर क्या है, डॉक्टर साहब ने जो बोला उसको मैंने एकदम बहुत सिंपल चीज से समझा दिया कि अगर किसी की कंट्री का इंडिया में इकोनॉमी एनालिसिस करना है तो सिर्फ आप सपोज मान लो इंडाइसिस देख लीजिए। इंडाइसिस जो है वो क्लियर कट एक मेजर है, थर्मोमीटर है। अगर आपको तो बुखार है या नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ थर्मोमीटर से आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं सपोज मेजर करूंगा। अब तो हमारे पास थर्मल गन भी आ चुकी है, इसका मतलब मैं दूर से ही सपोज मान लो, हो सकता है 3-4 फुट से ही मुझे समझ में आ जाएगा। मैं जैसे ही थर्मल गन आपके ऊपर इंडिकेट करूंगा तो कि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, या सपोज मान लो एबाव सपोज मान लो नॉर्मल है, यानी कि आप फीवर कंडीशन में हो। मैं किससे आइडेंटिफाई कर लूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू से, जो न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे थर्मोमीटर में मिल रहा है। तो डाउ साहब भी वही कह के गए थे कि अगर आपको किसी भी कंट्री का इंडाइसिस चेक करना है तो आप चेक कीजिए, सॉरी, आपको किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन चेक करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके इंडाइसिस चेक कीजिए। इंडाइसिस अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे थर्मामीटर है। अगर इंडाइसिस ग्रो हो रहे हैं तो उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन सही है। अगर इंडाइसिस ग्रो नहीं हो रहे तो उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अब इसका इस पोस्टमार्टम करते हैं। मान लीजिए इंडिया है। ओके। अब इंडिया है, इसका इंडाइसिस जो है वो निफ्टी हमारा ग्रो हो रहा है। अब निफ्टी क्या है, निफ्टी एक बैरोमीटर है, कंस्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं इंडाइसिस है जिसके कंस्ट्रक्शन में 50 कंपनीज है। 50 कंपनीज कौन है कि इंडिया में जितने भी सेक्टर्स है, जितने भी सेक्टर्स है, आईटी बैंकिंग जो मैंने आगे नाम लिए, उसकी जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, टॉप कंपनियां हैं, ठीक है, उसकी जो ब्लू चिप कंपनियां, टॉप कंपनियां हैं, उसके कंस्ट्रक्शन से ये कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई निफ्टी बढ़ा है। अब वो कंपनियां अच्छा करेगी तो निफ्टी अच्छा करेगा। वो कंपनियां अगर सपोज परफॉर्म अच्छा नहीं करेगी तो निफ्टी भी हमारा कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं करेगा। अब वो कंपनियां कब अच्छा करेगी, जब इसका सेल्स अच्छा हो। जब इसका सेल्स अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं हम ये सोचेंगे कि मार्केट में डिमांड है। मार्केट में डिमांड है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में बाइंग पावर है। मार्केट में बाइंग पावर है, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास पैसा है।
लोगों के पास पैसा है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई लोग स्पेंडिंग पावर के साथ जी रहे हैं। अब लोग स्पेंडिंग पावर के साथ जी रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, आराम से देता हूँ मैं आपको। मैंने जो ये आपको बोला ना, लोग स्पेंडिंग पावर के साथ जी रहे हैं, इसका मतलब लोग खर्च कर सकते हैं, लोग खर्च करने की पोजीशन में है। अब लोग खर्च करने की पोजीशन में है, स्पेंडिंग पावर के साथ जी रहे हैं, इसका मतलब वो जो बिजनेस कर रहे हैं, वो जो जॉब कर रहे हैं, वहां पे भी उनका कहीं ना कहीं पूरा साइकिल सही चल रहा है। उनका माल बिक रहा है, जो भी प्रोडक्ट्स है, इसका मतलब मार्केट में डिमांड है, उसके लिए उसका माल माल बिक रहा है। या सपोज जहां पे भी अगर वो जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी का माल बिक रहा है, तो उसका मतलब भी मार्केट में डिमांड है। उसके पास कहीं ना कहीं बाइंग ग्रुप है जो उसका माल परचेस करता है, और कहीं ना कहीं सारी चीजें चल रही है। अब मार्केट में डिमांड है तो होगा क्या, मार्केट में डिमांड है तो हमारा ये चीज है कि मार्केट में सपोज सेल होगा। मार्केट में सेल होगा तो कंपनी को क्या फायदा होगा, कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भी सेल होगा, तो एक रेवेन्यू जनरेशन होगा। अब वो रेवेन्यू जनरेशन होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें एक पार्ट कहीं ना कहीं सपोज इनकम होता है, और एक का पार्ट कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होता है। यानी कि एक रेवेन्यू भी होता है, रेवेन्यू आया तो सपोज मतलब क्या हुआ कि वो आपका प्रॉफिट लेके आएगा। तो जितना कंपनी का सेल अच्छा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर रही है। कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करेगी तो होगा क्या, कहीं ना कहीं कंपनी की सैलरीज और सारी चीजें जो है टाइम पे होगी। कंपनी को सैलरी सारी टाइम पे होगी, इसका मतलब क्या होगा कि भाई लोग जो है वो एटलीस्ट सपोज मान लो रेगुलर इनकम अर्न करते रहेंगे, अर्न करते रहेंगे, अर्न करते रहेंगे। अब कंपनी का अगर सेल अच्छा होता है तो कंपनी सिर्फ सपोज मान लो अपना प्रोडक्ट नहीं बनाती, कंपनी के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसका मतलब कंपनी जब फाइनल प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचती है, जस्ट लाइक ए मारुति, मारुति का अगर सपोज मान लो आप कार लेने जाओ, तो हो सकता है मारुति का जो कार है उसमें जो आपका ग्लास है वो कोई और कंपनी बनाती हो, मारुति के टायर कोई और कंपनी बनाती हो, मारुति के सीट कवर्स कोई और कंपनी बनाती हो, मारुति के सीट सपोज कोई और कंपनी बनाती हो, इसमें जो हेडलाइट में बल्ब्स है वो कहीं ना कहीं और कंपनी बनाती हो, इंजन का सपोज पूरा मोल्डिंग है वो कोई और कंपनी बनाती हो। तो अगर कंपनी का सेल अच्छा है तो उसके जितने स्टेक होल्डर्स है, यानी कि उस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट जो कंपनियां है, वो भी कहीं ना कहीं सपोज मान लो आराम से अपना काम करे। यानी कि अगर सब कुछ सही हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि उस कंट्री में इकोनॉमी कंडीशन, पॉलिटिकली या देखा जाए तो सपोज मान लो इकोनॉमिकली देखा जाए, उस कंपनी में कंडीशन अच्छा है। यानी कि पूरा सर्कल जो है वो सर्कल कहीं ना कहीं फील होता है, सर्कल फील होता है, इसका मतलब कि भाई माल जो है वो बना, फिनिश गुड बना, फिनिश गुड बना, वो मार्केट में गया, मार्केट में जाएगा तो कैसे जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, उसके बाद डीलर के पास जाएगा, डीलर के पास जाएगा तो कहाँ जाएगा, उसके बाद रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास जाएगा तो उसके बाद कहाँ पे जाएगा, एंड यूजर कंज्यूमर के पास जाएगा, कंज्यूमर उसका पैसा देगा और उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। तो होगा क्या, वापस रिवर्स साइकिल करो, कंपनी में रिपीट ऑर्डर आएगा, कंपनी में रिपीट ऑर्डर आएगा। जस्ट लाइक टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का नाम अगर हम याद करें तो कोलगेट याद आ जाता है, ठीक है। अब कोलगेट सपोज मान लो मुझे खरीदना है, मैं अपने पास वाले ग्रोसरी स्टोर में गया और मैंने कोलगेट बोला, बस मुझे कोलगेट दो, उसने मुझे कोलगेट दिया, उसके बाद वो उसका लास्ट पीस था। अब लास्ट पीस था, इसका मतलब उसके वहां पे कोलगेट खत्म हो गया। अब मेरे पास बाइंग पावर है तो मैंने कोलगेट खरीदा, उसके पास खत्म हुआ, उसके पास खत्म हुआ तो वो अपने जो 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 आता है इसका डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, उसको ऑर्डर देगा कि भाई मेरे पास कोलगेट कोलगेट खत्म है, 10 कोलगेट दे दो। इसका मतलब 10 का ऑर्डर गया। अब ये रिवर्स साइकिल जो, ये 10 का ऑर्डर कहीं ना कहीं कंपनी के पास जाएगा, तो कंपनी वापस सपोज मान लो क्या करेगी, सेल्स प्रोडक्ट करेगी, सेल्स प्रोड्यूस करेगी, तो होगा क्या, वो जब भी मार्केट में जाएगा कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाएगा। वापस कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंजप्शन, मैन्युफैक्चरिंग। अब आपको ये पता होना चाहिए और पता होगा ही होगा कि कंपनी में जब भी कोई भी सपोज मान लो जो प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए आज मॉर्निंग में आपने ब्रश किया, तो वो ब्रश किया वो टूथपेस्ट से आपने वो ब्रश किया, और या वो ब्रश भी आपने यूज किया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके हाथ में आया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इसका मतलब क्या हुआ कि उस कंपनी में तो कहीं पे बना होगा, उसके बाद थ्रू लॉजिस्टिक्स का मतलब कहीं ना कहीं रोड ट्रांसपोर्ट, या सपोज मान लो सी ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूटर पे आया होगा या अपने वेयर हाउस पे आया होगा,
ओके, जैसे बहुत सारे, सपोज मान लो मैं आपको ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें होती है कि कंपनी के बाद जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके बाद उसके वेयर हाउस में जाता है, उसके वेयर हाउस से जो कोलगेट या डेयरी मिल्क या जो हम खाते हैं, ठीक है, तो उनका डायरेक्ट सपोज मान लो कि भी माल डायरेक्ट कंपनी से रिटेलर पे नहीं आता, कि जो आपकी दुकान है वहां पे नहीं आता, वो कंपनी में प्रोड्यूस होता है, उसके बाद उसके वेयर हाउस में जाता है, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स होते हैं, वो स्टेट्स के वेयर हाउस में जाता है, उसके बाद स्टेट के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास धीरे धीरे डीलर के पास जाता है, डीलर के पास कहीं ना कहीं सब डीलर हो तो सब डीलर के पास जाता है, उसके बाद रिटेलर के पास जाता है, और उसके बाद आपके हाथ में आता है। तो ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक चीज इन्वॉल्व है, वो है ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, जो आपको कहीं ना कहीं ये समझाता है कि ये कंपनी में माल बना और आपके हाथ में आया, उसमें कहीं ना कहीं सपोज मान लो, बोल सकते हैं कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन मोड थे, उसमें से वो पास हुआ, उसमें से वो पास हुआ। अब ऐसा माना जाता है कि हम आज जो खाना खाएंगे या सुबह में सपोज जो खाना खाया, वो आपका जो खाना है आपके हाथ में जब आया ना, वो करीबन 100 लोगों के पास से पास होते हुए आया होगा। 100 लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए लोग बोलते हैं बस खाने को वेस्ट मत करो, खाने को वेस्ट मत करो, क्यों? क्योंकि एक जो राइस का जो एक दाना है ना, चावल का एक दाना, वो 100 लोगों को कहीं ना कहीं पास करके आपके पास आया है। अब वो नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, कि वो किसान से, यानी कि किसान ने जहाँ से बीज लिया, वो उसका पहला, उसके बाद वो किसान, उसके बाद जिसने भी सपोज मेहनत की, उसके ऊपर ये सारी चीजें, तो इसमें 100 लोग मिनिमम इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके एक दाना कहीं ना कहीं आपके हाथ में आता है। तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन आता है बीच में, उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन आता है बीच में। तो सिंपल ये 4 लाइन का क्रक्स ये है कि अगर सपोज आपको किसी भी कंट्री का इकोनॉमी कंडीशन चेक करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सपोज मान लो कि भाई इसके इंडाइसिस चेक कर लीजिए। अगर इसके इंडाइसिस ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब सारी कंपनियां अच्छा कर रही है, और कहीं ना कहीं लोगों के पास बाइंग पावर है, स्पेंडिंग पावर है, इसके कारण ही माल बिक रहा है, कंजप्शन हो रहा है, रिपीट ऑर्डर आ रहा है, वापस माल बन रहा है, वापस कहीं ना कहीं सपोज बिक रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब भी सेल होगा, वो प्रॉफिट लेके आएगा। अब मैंने एक वर्ड यूज किया था, लोगों के पास स्पेंडिंग पावर है, बाइंग पावर है, इसका मतलब लोग खरीद कर सकते हैं, लोगों के पास पैसा है। हमें एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए, लेकिन वर्ल्ड में इतने सारे अभी कंट्रीज है जिसमें वॉर चल रहा है। मैं गाजा का अगर आपको बताऊं कि भाई गाजा जो है, इसराइल और यूक्रेन, सॉरी, इसराइल और गाजा के बीच में, इसराइल और हमास के बीच में ये जो वॉर चल रहा है, गाजा में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। गाजा में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, उनके पास स्पेंडिंग पावर है क्या? नहीं है। उनके पास बेसिक फूड ही तक नहीं है, तो वो क्या खर्च करेंगे? वो थोड़ा ये बोलेंगे कि चलो मुझे आज एसी खरीदना है, या मुझे फ्रीज खरीदना है, टीवी खरीदना है। वो खरीदेंगे, ऊपर कहीं ना कहीं इसराइल का मिसाइल आएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, शहर के शहर बर्बाद हो चुके हैं। अब वहां पे अगर कोई इंडाइसिस है, यूक्रेन देख लीजिए, रसिया देख लीजिए, जितने भी डिस्टर्ब कंट्रीज है, अफगानिस्तान, गाजा, सीरिया, इसके स्टॉक मार्केट के आप सपोज मान लो इंडाइसिस चेक कर लीजिए, वो हेल्दी नहीं रहेंगे आप। वो मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ, तो आपको हेल्दी नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? बेसिकली कहीं ना कहीं वहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस जो है प्रॉपर नहीं है, वहां पे पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं है। तो वो कंट्रीज के जहाँ पे अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है, वहां पे आपको इंडाइसिस डीग्रो करते हुए दिखेंगे। तो अब मैं ज्यादा नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कोई भी डिस्टर्ब कंट्री है जहाँ पे इंटरनल वॉर चल रहा है, या कोई दूसरे कंट्री के साथ इसका वॉर चल रहा है, इसका आप इंडाइसिस चेक कीजिएगा, बात खत्म। अब वहां पे आप मुझे बताइए, यूक्रेन में या गाजा पट्टी में अब जाके कौन सपोज इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी वहां पे नहीं आएगा। यानी कि डेवलपमेंट ही नहीं है उनका, जब तक चीजें स्टेबल ना हो। तो उनका इंडाइसिस ऑलवेज जो है, ऑलवेज कहीं ना कहीं आपको डिग्रो करता हुआ दिखेगा। फाइन। Charles Dow died in 1902, and due to his death, he never published his complete theory on the market. But several followers and associates have published work that have expanded on the editorials.
सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डाउ थियरी इंक्लूड द फॉलोइंग। इसका मतलब कि भाई डाउ साहब तो ऑलमोस्ट डाउ थियरी लिखते लिखते ही एक्सपायर हो गए कहीं ना कहीं। सपोज मान लो कि भाई बात खत्म हो गई, यानी कि जो बंदा ये लिख रहा था अब वो ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि भाई अब आगे कुछ होने वाला नहीं है, या आगे सपोज मान लो कि भाई आर्टिकल्स आने वाले नहीं है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि बस कहीं ना कहीं ये जो डाउ थियरी हमने देखा, वो डाउ थियरी आज हम समझ रहे हैं वो अधूरा है। अधूरा क्यों है? अगर आर्टिकल्स ज्यादा पब्लिश होते तो और भी चीजें सामने आती और भी मार्केट को हम समझ पाते। लेकिन जितना भी हम सीख रहे हैं ना, आप समझोगे कि यार कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भी आज मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि ये ऐसा है क्या। तो ये पूरा सपोज मान लो मैंने आपको मैनेज कर समझा दिया कि बस कहीं ना कहीं अगर आपको कहीं ना कहीं सपोज मान लो आपको इंडाइसिस जो है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन सपोज आपको चेक करना है, आप सिर्फ और सिर्फ सपोज मान लो उसके इंडाइसिस जो है इंडाइसिस चेक कर लीजिए। फाइन। टेनेंट नंबर वन, द प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ? डाउ साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर सपोज मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो करोगे, तो भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हमारे में एक कहावत है कि भाई भाव भगवान छे, प्राइस ही परमेश्वर, प्राइस ही सुप्रीम। सिर्फ परसेंटेज से मैं आपको बता दूं, परसेंटेज से आपको बता दूं, अगर मुझे ये बता दीजिए कि आपके फर्स्ट एग्जाम में आपको 80% आया, सेकंड एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई 85% आया, प्री एनुअल में आपको 90% आया, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि एनुअल में आपको 90 या 90 से भी अबाव आ सकता है। यस और नो? ऐसा मान सकता हूँ मैं? यस सर। ओके। सेम चीज रिवर्स अगर सोचे तो आपका 90% था पहले एग्जाम में, उसके बाद 85 हुआ, उसके बाद 80 हुआ, प्री एनुअल में 75 हो गया। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि बस कहीं ना कहीं लगातार एग्जाम में आपका जो है परसेंटेज गिर रहा है। तो मैं ये मान सकता हूँ कि प्री एनुअल में आपका, सॉरी एनुअल में आपका रिजल्ट इससे भी नीचे जा सकता है। प्री एनुअल में आपका रिजल्ट इससे, सॉरी एनुअल में आपका रिजल्ट इससे भी नीचे जा सकता है। क्लियर? हेलो? यस सर। ओके। यस कम सर। कंपनी के हिसाब से समझते हैं। अगर सपोज मान लीजिए किसी कंपनी का पहले क्वार्टर में सेल हुआ था, मान लीजिए 500 करोड़ का, दूसरे क्वार्टर में सेल हुआ 400 करोड़ का, तीसरे क्वार्टर में सेल हुआ 350 करोड़ का, और चौथे क्वार्टर में सेल हुआ कहीं ना कहीं सपोज 300 करोड़ का। तो हम ये बोल रहे हैं कि लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर इसका सपोज मान लो सेल जो है वो डीग्रो कर रहा है। कहीं ना कहीं सपोज चीजें गिर रही है, मार्केट में डिमांड कम हो रही है। इधर मार्केट में डिमांड कम हो रही है या कंपनी का माल नहीं बिक रहा है, दोनों में से एक चीज है, लेकिन सेल इफेक्ट हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके। वैसे वर्षा अगर सेल बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छा कर रही है तो सेल बढ़ रहा है। ओके, अब मुझे ये बताइए, अगर सपोज मान लीजिए आपने यस बैंक लिया होता आज से 4 साल पहले, तो उसका प्राइस कुछ ना कुछ सपोज मान लो सही होता। यस और नो? या 5 साल पहले यस बैंक आपने कुछ लिया होता तो उसका प्राइस सही होता। हेलो? यस सर। नहीं, मैं यस अगर सर। ये आपको बोलूँ ना हेलो, तो आपको आंसर देना है, क्योंकि जितना सपोज मान लो हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर यस बैंक का सपोज प्राइस जो है मान लीजिए 50 रुपए है, उसके बाद क्वार्टर के बाद 45 हुआ, उसके बाद सपोज 35 हुआ, उसके बाद 30 हुआ, उसके बाद सपोज 25 हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर यस बैंक कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है। यस और नो? यस सर। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फॉलिंग प्राइस दे रहा है तो उसका ग्राफ भी आपको समझ में आ जाएगा कैसा ग्राफ आ रहा है। जी सर। करेक्ट। ठीक है। तो वैसे ग्राफ में हम सपोज मान लो हो सकता है आज भले आपको पता ना चले, लेकिन सेकंड हाफ मीन्स कि ये खत्म हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में अगर सपोज डाउनफॉल चल रहा है तो कभी भी एवरेज करने के लिए नहीं जाना है। यस मार्केट सर। में डाउनफॉल चल रहा है तो कभी भी एवरेज करने के लिए नहीं जाना है, आप फंसोगे। अगर कोई डूब रहा है, उसको बचाने के लिए कोई दूसरा गिरा, दोनों डूबेंगे। वो दोनों डूब रहे हैं, उसको बचाने के लिए तीसरा गिरा, तीनों डूबेंगे। अगर वो तीन डूब रहे हैं, उसको बचाने के लिए चौथा गिरा, हो सकता है वो बच जाए, लेकिन तीन तो डूबेंगे डूबेंगे।
और ऐसी चीजें आपको अक्सर पेपर में पढ़नी मिस के सामने आती है। ऐसी चीजें अक्सर पेपर में सामने आती है कि बच्चा गिर गया था, उसके बाद उसकी बहन गिरी, ठीक है, बचाने के लिए तो दोनों डूब रहे थे, फिर पापा या मम्मी ने छलांग लगाई, तीनों के तीनों सपोज मान लो डूब गए। बहुत सारी ऐसी न्यूज कहीं ना कहीं आती है, यहाँ की जो फॉलिंग मार्केट है, मार्केट अगर गिर रहा है तो वहां पे एवरेज करने के लिए कभी नहीं जाना है। कब करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, इसी आज ही 2 घंटे में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी कि डाउ साहब ये कहते थे कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप प्राइस का ही अगर आप अंदाजा लगा लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट जो है, मार्केट अपवर्ड मोमेंटम में है या डाउनवर्ड मोमेंटम में है। देर आर थ्री प्राइमरी काइंड ऑफ मार्केट ट्रेंड। देर आर थ्री प्राइमरी काइंड ऑफ मार्केट ट्रेंड, इसका मतलब हम सारे लोग जानते हैं कि बस मार्केट में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ऐसे कहीं ना कहीं सपोज ट्रेंड होते हैं। लेकिन यहाँ पे डाव साहब हमें 120 साल पहले ये बता के गए थे कि भाई मार्केट में अगर प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है या प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो वो 1 साल या 1 साल से भी ज्यादा चल सकता है, सच एज ए बुल मार्केट या बियर मार्केट। यानी कि मार्केट में अगर सपोज मान लीजिए अप ट्रेंड चल रहा है एज ए बुल मार्केट, तो भी वो 1 साल या 1 साल से ज्यादा चल सकता है, या मार्केट में बियर मार्केट है यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वो भी 1 साल या 1 साल से कहीं ना कहीं सपोज मान लो ज्यादा चल रहा है। विद इन दिस, यानी कि विद इन दिस ब्रोडर ट्रेंड का मतलब ये जो लंबा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, इसमें दे एक्सपीरियंस सेकेंडरी ट्रेंड, जिसको हम करेक्शन बोल रहे हैं। सेकेंडरी ट्रेंड का मतलब हम करेक्शन बोल रहे हैं। ओपन वर्किंग अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड, इसका मतलब ये हुआ कि बस अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है तो जो इसके अगेंस्ट में जाएगा, जो कहीं ना कहीं सेकेंडरी ट्रेंड है, जो करेक्शन है, वो उसके अगेंस्ट में जाएगा, यानी कि वो आपको डाउनफॉल दिखाएगा, वो आपको डाउनफॉल दिखाएगा। और अगर मान लीजिए आपका सपोज मार्केट जो है वो मार्केट कहीं ना कहीं सपोज मान लो डाउनफॉलिंग है, डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो उसके जो अगेंस्ट में जाएगा वो कहीं ना कहीं सपोज मान लीजिए कि भाई आपका अपवर्ड मोमेंटम, अपवर्ड साइड मोमेंटम होगा, यानी कि मार्केट वहां पे पुल बैक देगा एक, कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भी मार्केट में उछाल आपको दिखेगा, लेकिन वो उछाल एक करेक्शन है। इसलिए मैंने आपको एक आर्टिकल भेजा था कि बस ये रिवर्सल है या करेक्शन है। मैंने बोला ये करेक्शन है, जब तक मार्केट 25,000 से ऊपर क्लोज ना हो जाए तब तक हम कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई इसको तेजी नहीं मान सकते। आज वापस वही आर्टिकल दोबारा भेजूंगा ताकि सारे लोगों को समझ में आए कि बस ये सारी चीजें जो मैंने आर्टिकल पे लिखी थी वो मैंने सिर्फ डाउ थियरी के हिसाब से लिखी थी। वो मैंने सिर्फ डाउ थियरी के हिसाब से लिखी थी कि बस मार्केट में आपको बहुत उछाल आ गया तो वो एक हम तेजी समझे या हम करेक्शन समझे। फाइनली मैंने कंक्लूड किया था कि वो करेक्शन है। जब तक वो मार्केट 25,000 से ऊपर क्लोज नहीं होगा तब तक हम तेजी के बारे में नहीं सोच सकते। फाइन। So, within this broader trend, they experience secondary trends often working against the primary trend, such as a pullback within a bull market or a rally within a bear market. अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि दिस सेकेंडरी ट्रेंड लास्ट फ्रॉम 3 वीक टू 3 मंथ। इसका मतलब ये करेक्शन जो है वो करेक्शन आपका कहीं ना कहीं 3 वीक से लेके 3 महीने तक चल सकता है। ये करेक्शन जो है वो आपका 3 वीक से लेके 3 महीने तक चल सकता है। और फाइनली देर आर माइनर ट्रेंड लास्टिंग लेस देन 3 वीक सच एज लार्जली नॉइस। इसका मतलब ये जो आपका अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, उसमें जो करेक्शन है, इसमें बीच बीच में आपको बहुत माइनर ट्रेंड दिखेंगे। इसका मतलब वो ना तो अप ट्रेंड है ना तो डाउन ट्रेंड है, वो सिर्फ और सिर्फ वो तो अप ट्रेंड है ना तो करेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ नॉइज यानी कि साइड वेज है, साइड वेज। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ, यस और नो? भाइयों इतना क्लियर हुआ ये पूछ रहा हूँ। यस सर। जस्ट मुझे मैं ना जब बोलूँ ना तब एक बार में आप कहीं ना कहीं इंडिकेट कर लो, कोई वेट मत करो कि ये बोलेगा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको ये जी समझाना चाहता हूँ कि बस जितना फास्ट आपका आंसर आएगा उतना स्लाइड में जल्दी से चेंज करूंगा। फाइन, तो ये जो है आपको दिख रहा है, मैं क्लियर कर आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ कि डाउ साहब क्या सपोज मान लो हमें समझा के गए थे।
एक ही मिनट, ये दिख रहा है, निफ्टी का चार्ट दिख रहा है हमें। हाँ सर। यस सर। फाइन। आप देखो, आप अगर ऑफिस में हो, आप अपने बिजनेस में हो, या सपोज कहीं पे भी हो, तो आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज से भी यस कर दोगे ना तो भी चलेगा। मैं सिर्फ इतना ही आपसे मांगता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप अनम्यूट करके मुझे यस सर बोले। आप मैसेज भी कर दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इंक्लूडिंग मी 9 लोग हैं तो एटलीस्ट मुझे 8 रिस्पॉन्स आएंगे तो मुझे समझ में आएगा ना कि आप मुझे सुन रहे हो। फाइन। ओके, कोई भी एक मुझे चार्ट दीजिए, कोई भी एक चार्ट, हम निफ्टी पे बात नहीं कर रहे, कोई भी एक चार्ट दीजिए, मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि दाऊद साहब क्या बीएससी। सब। बीएससी? सॉरी। कौन सा? बीएससी ना? बीएससी है। बीएससी, बीएससी, बीएससी लिमिटेड। अब हमें जनरली जो है ना वो इसको बहुत लॉन्गर टाइम फ्रेम देंगे थे, ठीक है। दाऊद साहब जब थे, वो दाऊद साहब डेली पे 15 मिनट पे आधे घंटे पे एनालिसिस नहीं करते थे। वो ऑलमोस्ट सपोज मान लो मंथली पे, वीकली पे एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। अगर मैं सपोज मान लो कि भाई आपको ये बताऊं कि ये बीएससी का चार्ट है, चलो आप तो ये तो ज्यादा ही सपोज लंबा हो गया, हम वीकली में देखते हैं। तो ये वीकली चार्ट हो गया। हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर वीकली देख रहे हैं, तो आप ये चेक कीजिए कि आपका ये वाला जो सिनारियो है वो आपको अप ट्रेंड नजर में आ रहा है, यस और नो? जी सर। ओके, अब जो अप ट्रेंड नजर में आ रहा है वहां पे आपको क्लियर कट ट्रेंड नजर में आ रहा है। क्लियर कट ट्रेंड का मतलब ये आपका अपवर्ड मोमेंटम था, यस और नो? यस सर। ये आपका अपवर्ड मोमेंटम था। उसके सामने आपको यहाँ पे एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा। हाँ सर। ओके, उसके बाद डाउनवर्ड मोमेंटम के बाद, एक मिनट, जेठा भाई शायद सपोज मान लो कि यहाँ पे है। ओके जेठा भाई, आप आंसर मत दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप आंसर मत दीजिए जेठा भाई, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पीछे नॉइज ज्यादा आ रहा है। हाँ, इसमें आपको डाउन ट्रेंड दिखा। फाइन, अब डाउन ट्रेंड के बाद चेक कर लीजिए, सपोज मान लो वापस आपको कहीं ना कहीं अपवर्ड मोमेंटम दिखा, और वापस बिल्कुल। सपोज मान लो अपवर्ड मोमेंटम के बाद आपको ये डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा। ठीक है, यानी कि डाउ साहब आज से सालों पहले बता के गए थे कि अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है तो उसमें सपोज आपको जो है वो पर्टिकुलर करेक्शन भी दिखेगा। जनरली सपोज मान लो वो आपका जो मेजर ट्रेंड है इसके अगेंस्ट में जाएगा। मेजर ट्रेंड है इसके अगेंस्ट में जाएगा। और जो मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएगा वो एक्चुअली सपोज मान लो करेक्शन है, वो गिरावट नहीं है। तो आपका बीएससी अभी करेक्शन से गुजर रहा है। अब ट्रेंड खत्म हो गया और फाइनली सपोज देखा जाए तो अभी करेक्शन से गुजर रहा है। इतना क्लियर हुआ? हाँ ओके सर। सर। हाँ, बीच बीच में ये ट्रेंड में आपको कभी कभी आपको ऐसा सिनारियो भी देखने को मिलेगा जहां पे मार्केट कहीं पे भी नहीं जा रहा है। दिख रहा है? हम्म। जहां पे मार्केट कहीं पे भी नहीं जा रहा है, पैरेलल मार्केट जा रहा है, पैरेलल मार्केट। तो आप चेक कर लीजिए कि ये जो कैंडल है ना वो ऑलमोस्ट सपोज एक वीक की एक कैंडल है। इसका मतलब 4 वीक का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर सपोज मान लो कि एक महीना हुआ। या 5 वीक का कैंडल, 5 वीक का या 5 कैंडल का मतलब ये हुआ कि एक महीना हुआ। तो आप देख लीजिए ये 12-15 कैंडल, 12-15 कैंडल जो है उसके बाद वापस ट्रेंड आ रहा है। 12-15 कैंडल जो है उसके बाद वापस इसमें ट्रेंड आ रहा है। दिख रहा है? तो डाउ साहब ये बता के गए थे कि बस आपका जो प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है वो सालों तक चल सकता है। उसमें बीच बीच में कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भी करेक्शंस आएंगे, जो उसके सेकेंडरी ट्रेंड होंगे वो 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक चल सकते हैं। और वो सपोज जो करेक्शन है इसके बीच में भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे नॉइज मिलेंगे जहां पे मार्केट में आपको ट्रेंड ही दिखने को नहीं मिलेगा, ना तो अपवर्ड मोमेंटम ना तो डाउनवर्ड मोमेंटम। तो वो सारे नॉइज है, नॉइज। ठीक है, ये बीएससी पे हमने देखा डाउ थियरी। फाइन। एक और स्टॉक दीजिए प्रीता मैडम, अगर आप सुन सकते हैं और बोल सकते हैं तो मुझे जरा एक स्टॉक टाइप करके देखिए। सर टाटा मोटर का लीजिए ना। चलो टाटा मोटर भी लेते हैं, और प्रीता मैडम आप भी एक दीजिएगा। टाटा पावर, चलो दोनों टाटा ग्रुप के फैन है। वीकली दिख रहा है टाटा मोटर्स का चार्ट, यस और नो? हाँ हेलो? सर। दिख रहा है, ठीक है। अब टाटा मोटर्स का चार्ट जो आपको दिख रहा है,
ठीक है, आज तक हमने टाटा मोटर्स के चार्ट को कहीं ना कहीं सपोज मान लो डाउ थियरी के हिसाब से नहीं देखा। आज हम डाउ थियरी के हिसाब से देखते हैं कि जो डाउ साहब 120 साल पहले समझा के गए थे वो हमें यहाँ पे नजर में आ रहा है या नजर में नहीं आ रहा। ये हमारा करेक्ट अपवर्ड मोमेंटम था, ये भी हमारा अपवर्ड मोमेंटम था, ये भी हमारा अपवर्ड मोमेंटम था। हम बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अपवर्ड मोमेंटम था। ओके, अब हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा अपवर्ड मोमेंटम था, ये भी हमारा अपवर्ड मोमेंटम था, ये भी हमारा अपवर्ड मोमेंटम, ये भी हमारा अपवर्ड मोमेंटम, ठीक है, ये भी हमारा अपवर्ड। और हम डाउन ट्रेंड जो है वो डाउनफॉल भी देखते हैं कि ये बेसिकली प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड था तब ये डाउनफॉल देखने को मिला। ये प्राइमरी ट्रेंड जो था अपवर्ड मोमेंटम था। हम वीकली पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक वीक का एक ही कैंडल, इसमें हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहाँ से वापस सपोज मान लो कि एक डाउनफॉल देखने को मिला। ओके, अब यहाँ पे आप अपवर्ड मोमेंटम है, उसके बाद ये पूरा डाउनवर्ड मोमेंटम। डाउनवर्ड मोमेंटम का मतलब क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड का मतलब, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न जो है वो डबल बॉटम पैटर्न है, ये डबल बॉटम पैटर्न है, तो ये डबल बॉटम का सपोर्ट टूटा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डाउनफॉल। डाउन। अब ये डाउनफॉल में गया, उसके बाद वापस आप चेक कीजिए धीरे धीरे अपवर्ड मोमेंटम ले रहा है। तो अपवर्ड मोमेंटम ले रहा है तो जैसे जैसे ऊपर भी बढ़ रहा है वापस सपोज मान लो उसको करेक्शन का सामना करना पड़ रहा है। दिख रहा है, ये करेक्शन फेज है, ये भी करेक्शन फेज है। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाँ यस और सर। नो? ओके फाइन। अब टाटा पावर लेते हैं एक बार, टाटा पावर में भी चेक करते हैं। अब मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूँ कि देखो ये कितने सालों चला, ये सपोज मान लो कितने महीने चला, ये कितने हफ्ते चला। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ये टाटा पावर है। चलो, ये क्लियर कट आपको एक डाउनफॉल नजर में आ रहा है, यस और नो? हेलो? हाँ सर। ओके, अब हम बारी बारी चेक करते हैं इसको कि टाटा पावर में आप चेक कर लीजिए, ये एक अपवर्ड मोमेंटम था, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, उसके सामने एग्जैक्टली हमें डाउनफॉल देखने को मिला। हाँ उसके सर। बाद सपोज मान लीजिए देख लीजिए यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम वापस आया। उसके बाद ये मेजर डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। अब ये मेजर डाउन ट्रेंड जो हमारा दिख रहा है इसमें आप चेक कीजिए, कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि ये करेक्शंस भी हुए थे। ठीक है, ये जितने भी सपोज मान लो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं स्टॉक्स वो इसके करेक्शन थे। ठीक है, जितने भी ऊपर की तरफ स्टॉक उठा हुआ है, ठीक है, वो इसके करेक्शंस थे। दिख दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे ये चेक कर लीजिए, इतना बड़ा अपवर्ड मोमेंटम था, यस और नो? उसके बाद आप चेक कर लीजिए क्या हुआ, गिरावट आई, यस और नो? हाँ सर। और वही कहीं ना कहीं सिनारियो अभी यहाँ पे चल रहा है। दिख रहा है अपवर्ड मोमेंटम, और उसके बाद धीरे धीरे गिरावट वाली सिनारियो यहाँ पे हमें नजर में आ रही है, यानी कि अपवर्ड खत्म हुआ है, अब आपका कहीं ना कहीं सपोज करेक्शन फेज जो है, करेक्शन सपोज फेज में आ चुका है। दिख रहा है ये, यस और नो? हाँ सर। ओके, अब अगर सपोज इसको भी आप बहुत बड़ा अप ट्रेंड समझे, अगर मैं सारी चीजें ड्राइंग क्लियर कर दूं, एक मिनट, अगर इसको हम समझते हैं कि ये अपवर्ड मोमेंटम था हमारा, ये हमारा अपवर्ड मोमेंटम बना, तो ये इसका एक डाउनवर्ड मोमेंटम बन रहा है, यस और नो? हेलो? हाँ सर। अब आप आज आपको ये समझ में आएगा कि चार्ट जो है वो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस बनाता है। कैसे बनाता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा टेनेंट नंबर 2 के बस पर्टिकुलर सपोज मान लो कि भाई प्राइमरी ट्रेंड जो है वो 3 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। प्राइमरी ट्रेंड में इंटरनल ट्रेंड भी होते हैं जिसको हम सेकेंडरी ट्रेंड बोलेंगे, और वो जनरली प्राइमरी ट्रेंड जो होता है उसके अगेंस्ट में होते हैं। और प्राइमरी ट्रेंड जो है
और सेकेंडरी ट्रेंड जो है उसके बीच में आपको जो नॉइज मिल रहा है, वो नॉइज कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि बस वो एक नॉइज है, वो हमें कोई कुछ इंडिकेट नहीं करता। वो लार्जली नॉइज है। नॉइज का मतलब क्या हुआ कि भाई, जैसे सपोज मान लो कि भाई आप, मैं सेशन ले रहा हूँ, बीच में से पीछे कुछ बैकग्राउंड में आवाज आती है तो मैं बंद कर देता हूँ, तो वो हमें डिस्टर्ब करती रहती है आवाज। इसका मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है हमारे इस सेशन से, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो चार्ट में भी ऐसा ही होता है कि बस अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, उसमें सेकेंडरी ट्रेंड भी होता है जहां पे हमें एक मोमेंटम मिलता है, लेकिन वो सेकेंडरी ट्रेंड के बीच में भी आपको एक नॉइज टाइप का, यानी कि साइडवेज टाइप का एक सिनारियो मिलता है। वो कोई मीन नहीं करता, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फाइन। टेनेंट नंबर 3, प्राइमरी ट्रेंड हैव थ्री फेजेस। ओके। जो सेकंड ट्रेंड था, जो सेकंड टेनेंट था, इसमें एक चीज मैं भूल गया, ऑलवेज ध्यान में रखिएगा। डाउ साहब को क्यों लोग याद करते हैं कि बॉस डाउ साहब उस टाइम पे 120 साल पहले ये कह के गए थे कि भाई प्राइमरी ट्रेंड चलेगा तो कितना चलेगा, साल तक चलेगा, उससे ऊपर भी चल सकता है। उसमें अगर करेक्शन आता है तो कितना आएगा भाई, 3 महीने से लेके 3 हफ्ते तक करेक्शन आ सकता है, डाउनफॉल आ सकता है। उसके अगेंस्ट में सेकेंडरी ट्रेंड वर्क कर सकता है। तो 3 महीने से लेके 3 हफ्ते तक सपोज मान लो वो कहीं ना कहीं करेक्शन चल सकता है। और वो सेकेंडरी ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड के बीच में भी एक फेज आता है जिसको हम नॉइज बोलेंगे, वो कितना चल सकता है। तो वो जनरली सपोज मान लो कि भाई 1 हफ्ते तक कहीं ना कहीं चल सकता है, 3 हफ्ते तक कहीं ना कहीं चल सकता है। ट्रेंड नंबर 3, primary trend have three phases. Primary trend have three phases. अब पहले इसको आराम से पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि बस इसमें ये कहीं ना कहीं कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, आराम से पहले हम इसको रीड कर लेते हैं कि भाई हमें क्या कहना चाहते हैं। तो द प्राइमरी ट्रेंड विल पास थ्रू थ्री फेजेस according to Dow theory. In bull market, these are the accumulation phase, the public participation or the big move, and the excess phase. In a bear market, they are called the distribution phase, the public participation phase, and the panic or the disappear phase. इसका मतलब ये है कि भाई डाउ साहब जो है, वो डाउ साहब ये समझाना चाहते थे कि अगर आपका अप ट्रेंड हो या सपोज मान लो डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, वो 3 फेजेस से कहीं ना कहीं पास होता है। 3 फेजेस से पास होता है, इसका मतलब पहला फेज जो है कहीं ना कहीं से वो अप ट्रेंड है, बुल मार्केट है, तो एक्यूमुलेशन फेज होता है। दूसरा फेज अगर सपोज मान लीजिए वो बुल मार्केट जो है, तो एक पब्लिक पार्टिसिपेशन का एक फेज होता है, एक बिग मूव जिसको हम बोलते हैं। तीसरा फेज अगर वो एक बुल मार्केट से पास हो रहा है तो एक्सेस फेज में वो आता है। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू होता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में पहला फेज जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ। उसके सामने जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, वैसा ही पब्लिक पार्टिसिपेशन के सामने पब्लिक पार्टिसिपेशन आएगा, लेकिन ये पब्लिक पार्टिसिपेशन द बिग मूव जो है वो उसके अगेंस्ट में आएगा। और एक्यूमुलेशन फेज जो है उसके सामने डिसेपियर फेज या तो पैनिक फेज आएगा, यानी कि ये वाला फेज, यानी कि ये वाला फेज पब्लिक पार्टिसिपेशन, और उसके बाद पैनिक फेज यानी कि फेज 3 जो है, वो फेज 3 कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि पैनिक फेज, या सपोज मान लो कि भी डिसअपियर फेज, यानी कि ये वाला फेज यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब ये सारी चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ न कुछ समझाना चाहता हूँ। जितने लोग सपोज मान लो वीडियो ओपन करना चाहते हैं, उतने उतने लोग वीडियो ओपन कर सकते हैं। जो पॉसिबल है, अगर वो कर सकते हैं अपनी जगह पे, तो आप कर लीजिए वीडियो ओपन जरा प्लीज। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स में ये सुना होगा कि भाई ये राकेश झुनझुनवाला साहब का पोर्टफोलियो है, ठीक है, ये दामानी साहब का पोर्टफोलियो है, ये सपोज मान लो जो रेखा मैडम जो है उनकी पत्नी, उनका सपोज मान लो झुनझुनवाला साहब के जो वाइफ है उनका सपोज पोर्टफोलियो है, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो है, ठीक है, पोर्टफोलियो है, ठीक है, इनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, इनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है। और वो हम देखते हैं, पब्लिकली देखते हैं। देखा है आप लोगों ने ये, मनी कंट्रोल ने इसका पोर्टफोलियो सपोज रिलीज किया, कहीं ना कहीं सपोज मान लो इसने इसका पोर्टफोलियो रिलीज किया, देखा है इतना आप लोगों ने देखा है, यस और नो, यस और नो। यस सर।
यार कि काफी सारे लोग बोलते हैं ना कि यार कि देखो मैंने तो भाई ये भाई साहब ये बाय कर रहे हैं, ये भाई साहब ये बाय कर रहे हैं, ये भाई साहब ये बाय कर रहे हैं। इसके पोर्टफोलियो में सपोज मान लो है, हम ये बोले भाई विजय केडिया साहब के पास इन्फोसिस के, एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्फोसिस के 5 लाख शेयर है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। कोई भी बड़ा आदमी उसके पोर्टफोलियो में हजारों लाखों शेयर मान लेते हैं है, मान लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये हजारों लाखों शेयर जो इसने परचेज किए, या करोड़ों शेयर है जो इसने परचेज किए, क्या एक दिन में किए होंगे? यस और नो? एक दिन में किए होंगे? नहीं सर। नहीं किए होंगे। एक दिन में नहीं किए होंगे भाई, सालों लगे होंगे ये शेयर को परचेज करने में। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का कहीं ना कहीं सपोज रूल जो है फॉलो करते हैं, जो इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई का जो रूल होता है। अगर डिमांड बढ़ी तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट में कीमतें बढ़ेगी। इतना क्लियर? अगर मुझे करोड़ों शेयर खरीदने हैं कोई कंपनी के, और मैं बताऊंगा क्या कि बस मैं कहीं ना कहीं करोड़ शेयर खरीदने जा रहा हूं, तो आप भी दौड़ोगे। तो होगा क्या? अगर मुझे 1 करोड़ शेयर खरीदने हैं किसी भी कंपनी के, इसका प्राइस अगर 50 पैसा भी ऊपर चला गया, ये इंफॉर्मेशन लीक हो गई और इसका प्राइस 50 पैसे भी ऊपर चला गया, तो मेरा 50 लाख रुपया एडिशनल जाएगा। यस और नो? तो एज ए यस सर। इन्वेस्टर तो एज ए इन्वेस्टर मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि किसी को कानों कान भी खबर पड़े कि मैं क्या बाय कर रहा हूं। तो आप जिसका पोर्टफोलियो देख रहे हो, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि इसके पास इतने करोड़ शेयर है, जब उसके पोर्टफोलियो में है तब आपको पता चल रहा है। जब इसने पहला शेयर खरीदा था या पहले 100 शेयर खरीदे थे तब आपको पता था क्या? नहीं। तो ये भाई साहब ने पहले क्यों नहीं बताया कि आप ये खरीद रहे हो? करोड़ शेयर जो है वो कहीं ना कहीं खरीद लिए, उसके बाद क्यों बता रहे हो कि बस आपके पास इतने शेयर है? अगर वो पहला ही शेयर जब खरीद रहे हैं तब हमें पता चलता, तो अगर ये आपको ये समझ में आ जाए कि विजय केडिया साहब या राधा कृष्ण दामानी साहब या राकेश झुनझुनवाला साहब ये परचेस कर रहे हैं और आज इसने ये परचेस करना शुरू किया है, तो आप भी परचेस करोगे? पूरी रिटेल सपोज मानो इंडस्ट्रीज ये परचेस करेगी तो इसके प्राइस बढ़ेंगे, इसके प्राइस बढ़ेंगे तो ऐसे जो बिग मूव होते हैं वो बिग मूव कहीं ना कहीं सपोज मान लो इसके लिए कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो जितने बिग बुल्स है वो कभी भी नहीं बताएंगे कि वो क्या बाय कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? उनका पोर्टफोलियो तब सामने आता है जब उनको वो बेचना होता है। उनका पोर्टफोलियो तब सामने आता है जब उनको वो बेचना होता है। अब राकेश झुनझुनवाला साहब को 1 करोड़ शेयर बेचने हैं, तो क्या वो ऐसे ही बेच देंगे ऑन द स्पॉट कि चलो 1 करोड़ शेयर खत्म करो, बात खत्म? नहीं, क्यों? उसमें सर्किट लग सकता है, पॉइंट नंबर 1। उसी दिन अगर 1 करोड़ शेयर बेच दे तो प्राइस एकदम क्लियर कट फॉल हो सकता है। तो राकेश झुनझुनवाला साहब कभी भी नहीं सोचेंगे, दामानी साहब कभी भी नहीं सोचेंगे कि वो बेचे और प्राइस गिरे और उसको कहीं ना कहीं घाटा हो। यानी कि वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि भाई 50 रुपए का स्टॉक जो है वो 45 में बेचे। वो ऑलवेज 50 रुपए का स्टॉक जो है वो 52, 53, 55, 56, 57, 70 में बेचने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे वो एग्जिट हो जाएंगे और आप लोग धीरे धीरे इसमें एंट्री लोगे। समझ में आई बात? अब यही चीज मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूं कि जो बड़े लोग जो है वो खरीद रहे हैं, तब आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि बॉस ये खरीद रहे हैं। जब वो उनको बेचना होगा तब सपोज मान लो आपको ये समझ में आएगी बात कि बस इनके पास तो ये है, इनके पास तो ये है, इनके पास तो ये है, इनके पास तो ये है। ओके। टाटा पावर का ये स्टॉक्स जो है, टाटा पावर का ये स्टॉक्स, मुझे ये बताइए कि टाटा पावर को ये सालों में 1995 से लेके 2022 तक कौन जानता था कि ये इतना ऊपर जाएगा? ये पूरा आपको एक्यूमुलेशन फेज लग रहा है। एक्यूमुलेशन फेज का मतलब कोई बड़ी पार्टी जो है इसको कवर कर रही है, और आपको और मुझे कानों का पता नहीं चल रहा है कि बॉस इसमें कौन एंट्री ले रहा है, इसमें कौन एंट्री ले रहा है, कौन इसको कवर कर रहा है। और उसके बाद जिसने भी एंट्री ले ली, जब उसको निकलना है तब जाके वो मार्केट में फैंसी जो है फैंसी फैलाएगा, कहीं ना कहीं ये लाइमलाइट में आएगा और एक बिग मूव जो है
बिग मूव हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये हुआ कहीं ना कहीं, सपोज मान लो एक्यूमुलेशन फेज, ये पहला जो मैंने आपको बताया, ये वाला, ये है एक्यूमुलेशन फेज, सालों तक चलता है, सालों तक चलता है। और उसके बाद आया पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब, ये स्टॉक अब लाइमलाइट में है, सारे बड़े बड़े लोग, यानी कि जो सपोज मान लो कि भाई हम बोल सकते हैं कि कुछ बड़े HNI क्लाइंट्स है, रिटेल है, वो सारे यहाँ पे जाएंगे, सारे स्टॉक इसको खरीदने के लिए जाएंगे। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जहां पे हम सबको ऐसा लगेगा कि बस ये स्टॉक्स अभी एक्सेस फेस में आ चुका है। एक्सेस फेस का मतलब ये हुआ कि बस कहीं ना कहीं अब इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो टॉप पे एक फियर डेवलपमेंट होगा। टॉप पे ये फियर डेवलपमेंट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप चेक चेक कर लीजिए टॉप पे, मंथली पे देख रहे हैं। मंथली का मतलब एक महीने का एक ही कैंडल, यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो डार्क क्लाउड कवर टाइप का पैटर्न है। गैप अप ओपनिंग के साथ ये ओपन हुआ है कैंडल, और उसके बाद क्लियर कट नीचे आया हुआ है। और जो आगे की बुलिश कैंडल है वो 50% या 50% के थोड़ा नीचे तक की पंक्चर हुई है, और फाइनली ये गिरावट आई है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो एरिया है वो इसका एक्सेस फेस है। इसका मतलब लोग यहाँ पे डर गए थे कि बस इससे ऊपर नहीं जाए। अब यहां से इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हुआ है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है वो ऐसा ही सपोज मान लो जाएगा, और कहीं ना कहीं सपोज मान लो ये जो तेजी जहां से चालू हुई थी वहां तक आने की संभावना बनती है। मैंने बोला संभावना बनती है, ठीक है। अब टाटा पावर में अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस टूट जाता है, तो ये टाटा पावर वापस एक नया सपोज ऊंचाई जो है वो ले सकता है। और टाटा पावर में अगर ये सपोर्ट टूटता है और कैंडल इससे नीचे आती है, तो टाटा पावर LHS इज इक्वल टू RHS बनाने के लिए जा सकता है। ओके, ये आधा ही है, ठीक है। ये 50% ही सपोज साइट डेवलप हुआ है, 50% ही चार्ट डेवलप हुआ है। इसी टाटा पावर को हम वीकली में चेक करते हैं, इसी टाटा पावर को हम वीकली में चेक करते हैं। यही टाटा पावर है आपके सामने, यही टाटा पावर है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हर सपोज मान लीजिए हर कहीं ना कहीं गिरावट पे कोई ना कोई बंदा बाय करता होगा, कोई ना कोई बंदा बाय करता होगा। और उसके बाद जब फैंसी हुई, फैंसी हुई इसका मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि बड़े लोगों को निकलना है। तो यहाँ से फिर आप चेक कर लीजिए क्या बिगमू आया। इतने सालों तक, यानी कि 2010 से लेके 2022 तक कुछ नहीं हुआ। और जो 22 से लेके 24 में जो हुआ वो आपकी नजर में नजर के सामने है। 10 साल में कुछ नहीं हुआ था, वो 2 साल में हो गया टाटा पावर में। ठीक है, अब एक और चीज बता रहा हूँ, टाटा मोटर्स भी आपने बताया था मुझे, क्लियर कट समझ में आएगा टाटा मोटर्स में क्या हुआ था। मंथली चार्ट्स पे आपको समझाता हूँ। टाटा मोटर्स में किसी को पता भी नहीं था कि बस ये एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है, कानो कान किसी को पता नहीं था कि टाटा मोटर्स कोई कॉर्नर कर रहा है। एक्यूमुलेशन फेज सालों तक चलता है, 95 से लेके 2010 तक ये एक्यूमुलेशन फेज चला। 95 से लेके 2010, 15 साल तक टाटा मोटर्स कोई नोट नहीं कर रहा था कि टाटा मोटर्स है क्या। और उसके बाद 2010 से लेके 2016, यानी कि 6 साल में टाटा मोटर्स ने जो जंप लिया आप चेक कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ 2010 टू 2016 या 15 पकड़ लीजिए, 5 साल। 15 साल में जो नहीं हुआ वो 5 साल में हो गया। उसके बाद क्या हुआ वो चेक कर लीजिए। अब मैं धीरे धीरे इस चार्ट को ऊपर लेके आता हूँ। ये पूरा का पूरा पब्लिक पार्टिसिपेशन पेज था, जिसमें अच्छा खासा मूवमेंट आया। उसके बाद यहाँ पे फियर डेवलपमेंट हुआ, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हुआ। और फाइनली सपोज मान लो ये गिरावट यहाँ पे आई, डबल बॉटम बना, डबल बॉटम से वापस सपोज मान लो कि भी
ऊपर उठा और कहीं ना कहीं वापस जो रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हुआ था उसी एरिया पे देखा जाए तो वापस सपोज मान लो रेजिस्टेंस फेस करके इसने अपना आरएचएस बनाया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस बन रहा है टाटा मोटर्स में। ये दिख रहा है। यस। हाँ। अब आप ये Yes, sir. चेक, हाँ ये चेक कर लीजिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब टाटा मोटर्स नहीं, मैं आपको और चार पांच स्टॉक्स लूंगा आपसे। ये पूरा का पूरा एलएचएस था, उसके सामने ये आरएचएस बना। ये पूरा का सपोज मान लो पूरा एलएचएस था। अब ये यहाँ पे डाउनफॉल आया, उसके सामने देख लीजिए उतना ही हमें अपवर्ड मोमेंटम मिला है। तो वापस सपोज यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम मिला, और जो बड़ा अपवर्ड मोमेंटम है उसके सामने इतना ही हमें डाउनवर्ड मोमेंटम भी मिल चुका है। So, इसका जो बड़ा मोमेंटम है उसके सामने हमें डाउनवर्ड मोमेंटम भी मिल चुका है। अब यहाँ पे वापस सपोज मान लो अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है आपको, तो ये क्लियर कट सपोज मान लो अपवर्ड मोमेंटम है, और अब डाउनवर्ड मोमेंटम चालू हो चुका है, यानी कि अभी भी ये पूरा नहीं बना है लेकिन पूरा बनने की संभावना बन जाती है। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यहाँ पे आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि एल एच एस जैसे बना वैसे ही आर एच एस बना। यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है, जैसे सॉरी जैसे आपको यहाँ पे समझ में आया कि ये हमारा एल एच एस था, उसके सामने आर एच एस बना। यहाँ पे हमारा छोटा एल एच एस था, उसके सामने छोटा आर एच एस बना। ये हमारा बहुत बड़ा एलएचएस बना हुआ है, तो इसके सामने बहुत बड़ा आरएचएस बनने की संभावना बन जाती है। इतना क्लियर होगा। Yes, sir. अब मंथली में चेक कर लीजिए इसको, दिख रहा है मंथली में, यस और नो। No, sir. अब देखो मंथली में आपको पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, मंथली में पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। हम मंथली की बात कर रहे हैं, मंथली की। जहां जहां पे आपको एलएचएस बना है उसके सामने सपोज मान लो आरएचएस बना है, ठीक है। यानी कि ये क्लियर कट एलएचएस बना था, ओके। उसके सामने अब ये भी एलएचएस बना था, दिख रहा है। पहले मैंने ग्रीन कलर यूज किया है, और ये भी हमारा एलएचएस ही बना था। अब ये छोटा वाला एलएचएस जो है वो ये छोटे वाले आरएचएस के सामने आया हुआ है। ये वाला जो बड़ा वाला सपोज मान लो आरएचएस है, वो हमारा इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड देखिए, जो एलएचएस है ये वाला, ये एलएचएस है, उसके सामने ये आरएचएस आया हुआ है। और इतना बड़ा सपोज मान लो आपका जो एलएचएस दिख रहा है उसके सामने ये आरएचएस आ चुका है। अब आप चेक कीजिए, तेजी यहां से ही चालू हुई थी, तेजी यहां से ही चालू हुई थी। ये वाला एरिया, यहां से एक अपवर्ड मोमेंटम चालू हुआ था, उसके सामने आरएचएस बन चुका है। तो वापस ये आरएचएस के सामने वापस एक एलएचएस बनने की संभावना यहाँ पे बन जाती है। अगर टाटा मोटर सपोज मान लो ये तोड़ के यहाँ पे सपोर्ट ये रजिस्टर, मैं डेट से दिखा दूं। अगर टाटा मोटर सपोज मान लीजिए कि भाई ये सपोर्ट एरिया तोड़ के अगर नीचे कैंडल देता है तो फिर वो यहाँ तक भी आ सकता है, या फिर यहाँ तक भी आ सकता है, या यहाँ तक भी आ सकता है। इतना क्लियर हुआ, यस और नो। तो आपका Yes, यस। sir. टाटा मोटर्स मंथली चार्ट में देखा जाए तो आज हम 13 तारीख पे बात कर रहे हैं, तो 13 तारीख पे है, तो इस मंथ का कैंडल 13 दिन का सपोज टाटा मोटर का परफॉर्मेंस जो है वो हमारा पॉजिटिव परफॉर्मेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो हमारा एलएचएस बना हुआ है, ये वाला एलएचएस, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए इसके सामने आरएचएस बनने की शुरुआत हो चुकी है। अगर यहाँ पे अगर हम फ्लैग पैटर्न बनाते हैं, फ्लैग पैटर्न, और हमें फ्लैग पैटर्न में अपर साइड सपोज मान लो एक बहुत बड़ा अपर साइड एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिल जाए, तो हम बोल सकते हैं कि बस ये कहीं ना कहीं अपने आरएचएस बनाने की दिशा में आगे चल रहा है। इतना क्लियर। एक और स्टॉक दे दीजिए फटाफट, एक और स्टॉक दे दीजिए, कोई भी सर, आपको। बजाज फाइनेंस सर। बजाज फाइनेंस, सर सॉरी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, जेठा भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है। चलो बजाज फाइनेंस लेते हैं। और कोई स्टॉक है? बजाज फाइनेंस ही है ना?
डिक्सन है सर। सॉरी, डिक्सन। एक मिनट यार। डिक्सन, ओके, DIXON। डिक्सन, DDEN, डिक्सन। यार एग्जैक्टली हुआ क्या है ना, मेरा एक्स एक्स काम नहीं आएगा कर रहा। एक्स। ओके। एक मिनट, मेरा एक्स काम नहीं कर रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज को हम मंथली में चेक करते हैं। ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में ये क्लियर कट आपको समझ में आ रहा है कि बस ये एक्यूमुलेशन फेज था। ये एक्यूमुलेशन फेज का मतलब ये हुआ कि ये क्लियर कट यहाँ तक कानो कान किसी को पता नहीं चल रहा था कि बस डिक्सन टेक्नोलॉजी में कोई धीरे धीरे कोई कॉर्नर कर रहा है। 2018 से लेके 2023 तक या 2024 तक का जर्नी चेक कर लीजिए आप इसका। और उसके बाद जो हुआ वो आपके नजर के सामने है, ठीक है। तो बस क्लियर कट एक पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज मिला, और ये सारी चीजें 1 साल 2 साल में ऑलमोस्ट सपोज मान लो 4,000 से लेके 18,000 तक चली गई। 4,000 से लेके 18,000 तक चली गई। यहाँ पे वापस एक्सेस फेज चालू हुआ, थोड़ा करेक्शन मिला, और उसके बाद वापस अब अपना LHS के सामने छोटा RHS बना। जो RHS बना उसके सामने वापस LHS बन चुका है। तो डिक्सन में अगर ये वाला सपोज हाई, यानी कि ये अगर इसका एवर हाई क्रॉस करता है, लाइफ टाइम हाई क्रॉस करता है, तो क्लियर कट डिक्सन जो है एक नया हाई बनाएगा। अपना नया सपोज मान लो कि भी ये ट्रेंड जो है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसी को मैं अगर वीकली में चेक कर लूँ डिक्सन को, एक ही मिनट, डिक्सन को ही मैं वीकली में चेक कर रहा हूँ। तो वीकली में हमें ये नजर में आ रहा है, ये क्लियर कट यहाँ पे जो अपवर्ड मोमेंटम था, इसको हम LHS बोले, तो उसके सामने RHS ऑलरेडी हमें मिल चुका है। वीकली में ये ज्यादा समझ में आ रहा है, दिख रहा है। हेलो। यस। और उसके यस बाद सर। एक अच्छा खासा तेजी मिला। और जब भी आपको तेजी मिला, आप ऊपर मान लीजिए कि कुछ ना कुछ सपोज रिवर्सल सिग्नल मिला होगा, और रिवर्सल सिग्नल के हिसाब से ये नीचे गिरा, और हमें ऑलमोस्ट सपोज मान लो देखा जाए तो यहाँ पे शूटिंग स्टार जो है वो शूटिंग स्टार यहाँ पे मिला हुआ था। इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर, शूटिंग स्टार जो है हमें यहाँ पे मिला था। यहाँ पे छोटी मछली बड़ी मछली भी मिली थी हमें, एंगल्फिंग बेरिस। यहाँ पे भी एंगल्फिंग बेरिस मिली, छोटी मछली बड़ी मछली, और उसके कारण कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि ये LHS इज इक्वल टू RHS बनाया। अब आप चेक कर लीजिए कि भाई जहां से सपोर्ट मिला था डिक्सन में, देखो डिक्सन पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, उसी एरिया से उसको सपोर्ट मिला। यहाँ से चीजें ऊपर की तरफ उठी थी, जब गिरता हुआ मार्केट इसी एरिया पे वापस आया, हमें यहाँ से ही सपोर्ट मिला, और वापस सपोज मान इतना हुआ। क्लियर। हेलो। यस सर। तो ऑलवेज आपको ये चेक करना है कि आपका जो स्टॉक्स है वो कौन सी एरिया में है। जनरली चार्ट LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS बनाता है। तो आपको एक काम ये करना है, संडे कल है, आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है कि अगर आप मान लीजिए आपका स्टॉक्स जो है उसने ये वाला फेज खत्म कर लिया है, और अगर वो RHS बना रहा है, यानी कि वो राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में और डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है इसका मतलब फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म करके पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है फेज में आ चुका है। यानी कि जितना मोमेंटम हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ मिला था, ऊपर की तरफ मिला था, वैसा ही ये नीचे की तरफ जाने की संभावना बनाता है, वैसा ही ये नीचे की तरफ जाने का संभावना बनाता है। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, ठीक है, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, सॉरी सॉरी, इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर। इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर का मतलब क्या हुआ। एक मिनट, फोर्थ टेनेंट जो है लेने से पहले ऑलमोस्ट हम सवा घंटा जो है हो चुका है, सुन रहे हैं। ओके, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, यानी कि जो हमने इनिशियल लेवल पे चर्चा की थी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जब होता है तो कहीं ना कहीं कुछ फिनिश गुड हमें सपोज मान लो कि भाई फिनिश गुड बनता है। अब फिनिश गुड मार्केट में जो है सेलेबल प्रोडक्ट्स होता है। सेलेबल प्रोडक्ट्स का मतलब उसका कहीं ना कहीं सपोज मार्केट में सेल होता है। मार्केट में सेल होता है इसका मतलब
कहीं ना कहीं जो इसको परचेज करना जो पर्सन है वो उसके सामने कुछ वैल्यू देता है और उसके सामने वो प्रोडक्ट्स लेता है। ओके। जैसे जैसे सपोज मान लो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता जाएगा, डिमांड सपोज मान लो कि भाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता जाएगा, तो कहीं ना कहीं सपोज ज्यादा गुड्स जो मार्केट्स में आएंगे, ज्यादा गुड्स मार्केट्स में आएंगे, कंजप्शन होगा, वापस सपोज मान लो रेवेन्यू जनरेशन होगा, वापस मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वापस गुड्स बनेंगे, गुड्स बनेंगे के बाद कहीं ना कहीं सपोज कंज्यूमर जो है उसके पास पहुंचेंगे। अब ये पूरा साइकिल जो है, फिनिश गुड से लेके कंज्यूमर तक पहुंचना, कंज्यूम करना, वापस सपोज मान लो रिपीट ऑर्डर जाना, रिपीट ऑर्डर जाना, वापस सपोज प्रोडक्शन होना, वापस प्रोडक्शन होना, वापस फिनिश गुड बन के कंज्यूमर के पास आना, वो पूरे साइकिल में बीच में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इन्वॉल्व है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं होता तो वो फिनिश गुड जो है, वो फिनिश गुड आपके ही, यानी कि वो फैक्ट्री जो है उसमें ही रह जाता, आपके हाथ में कभी आता ही नहीं, आपके हाथ में कभी आता ही नहीं। तो डाउ साहब तब जाके सपोज मान लो बोल चुके हैं कि बॉस कहीं ना कहीं इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर, इसका मतलब इंडाइसिस ही डाउ साहब ने बनाए, इंडाइसिस ही डाउ साहब ने बनाए। तो डाउ साहब ने उस टाइम पे दो कहीं ना कहीं इंडाइसिस बनाए, दो इंडाइसिस के जिसका उसने नाम दिया डीजे आई ए और डीजे टी ए। डीजे आई ए का मतलब ये हुआ कि डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये रहा डीजे आई ए। और दूसरा बनाया डाउ जोन्स कहीं ना कहीं से वो ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज का मतलब ये हुआ कि भाई एक जो हमारा इंडाइसिस है वो मैन्युफैक्चरिंग दिखाता है और एक जो हमारा इंडाइसिस है वो ट्रांसपोर्टेशन दिखाता है। डाउ साहब सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर, इसका मतलब दोनों इंडाइसिस एक साथ बढ़ने चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अगर बन रहा है, इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो साथ में ट्रांसपोर्टेशन का ग्राफ जो है वो भी ऊपर जाना चाहिए। अगर ये दोनों इंडाइसिस एक दूसरे के साथ मैच हो रहे हैं, दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ये बोलते थे कि बस कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में जा रहा है, मार्केट में जा रहा है तो कहीं ना कहीं सपोज मान लो कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब वापस सपोज मान लो कि रिपीट ऑर्डर आ रहा है, रिपीट ऑर्डर आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई कंपनी के पास ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑलरेडी है, मैन्युफैक्चरिंग होगा, कंज्यूमर के पास जाएगा, कंजप्शन होगा, वापस रिपीट ऑर्डर आएगा, उसके बाद सपोज मानो वापस कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग होगा, पूरा साइकिल सही चल रहा है। ओके। ये पूरे साइकिल को सही चलाने के लिए बीच में ट्रांसपोर्टेशन एवरेज आ गया अभी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का भी इंडाइसिस आ गया। तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग का इंडाइसिस सही चल रहा है, साइकिल पूरा सही चल रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन का साइकिल भी सही चलेगा। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता रहेगा, होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब वो जितने भी लोग हैं जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्टेड है, उसका सैलरी, उसका बाइंग पावर इंटेक रहेगा, बरकरार रहेगा। तो दोनों इंडाइसिस अगर सपोज साथ में बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट सही है, मार्केट में तेजी है, सब कुछ सही चल रहा है। दोनों इंडाइसिस अगर सपोज मान लो साथ में ना चले, साथ में गिरे, इसका मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में कहीं ना कहीं कंजप्शन कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है, मंथ ऑन मंथ मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में डिमांड घट रही है, मार्केट में डिमांड घट रही है। और उसको ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो रहा है, उसके सामने ट्रांसपोर्टेशन भी डाउन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी डाउन हो रहा है, यानी कि दोनों इंडाइसिस अब डाउन हो रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट मंदा है, हम कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। दोनों इंडाइसिस बढ़ रहे हैं तो मार्केट अच्छा है, दोनों इंडाइसिस गिर रहे हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं वीक है, ऐसा मान सकते हैं। अब डाव साहब ये बोल रहे थे कि अगर एक इंडाइसिस बढ़े और दूसरा उसको नो सपोर्ट करे तो वो आपके लिए अलार्मिंग साइन है। एक इंडाइसिस बढ़े और दूसरा इंडाइसिस उसको सपोर्ट न करे तो वो आपके लिए अलार्मिंग साइन है। अलार्मिंग साइन का मतलब कि ये जो बढ़ने वाला इंडाइसिस है, अगर इसको दूसरा इंडाइसिस सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा, वहां पे
बहुत जल्द समय में डिक्लाइन आने की संभावना बन सकती है। इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडाइसिस बढ़ रहा है, उसको ट्रांसपोर्टेशन इंडाइसिस सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग तो हो रहा है, फाइनल गुड्स तो बन रहा है, लेकिन वो कंपनी के वेयरहाउस से आगे नहीं जा रहा है। वो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर के पास नहीं जा रहा है। आपका प्रोडक्ट आपकी कंपनी में ही स्टोर हुआ है बन के। कहीं ना कहीं इसको ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज का सपोर्ट नहीं मिला, इसका मतलब वो आपकी कंपनी से बाहर नहीं निकला। अब आपकी कंपनी से बाहर नहीं निकला, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपका प्रोडक्शन हो रहा है, जब तक आपके पास पैसा है आपका प्रोडक्शन हो रहा है, और आपका प्रोडक्शन आपके वेयर हाउस में ही रह रहा है। जब वो बाहर निकलेगा तो उसका सेल होगा, जब वो सेल होगा तो आपका रेवेन्यू जनरेशन होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा तो दोबारा सपोज आप माल लेने के लिए परचेस करोगे, दोबारा अगर माल लेने के लिए परचेस करोगे तो दोबारा सपोज मैन्युफैक्चरिंग होगा, दोबारा मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वापस साइकिल कंप्लीट होगा कि वो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कंज्यूमर के पास जाएगा, कंज्यूमर से वापस कंज्यूम होगा, वापस रिपीट ऑर्डर आएगा और आपके पास वापस मैन्युफैक्चरिंग होगा। जब माल एक बार बन के आपके वेयर हाउस में ही आ रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास रॉ मटेरियल के पैसे खत्म हो जाएंगे, आपकी कंपनी में सारा का सारा बिना बिका हुआ फिनिश गुड ही पड़ा होगा। तब आपकी कंपनी फाइनेंशियल क्रंच में जाएगी, क्योंकि आपके पास सेल नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही हो रहा है। सेल नहीं हो रहा है, इसका पता कहाँ से चला? जब आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडाइसिस बढ़ रहा था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इंडाइसिस जो इसको मार्केट में भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब एक ही इंडाइसिस बढ़ रहा था, एक इंडाइसिस नहीं बढ़ रहा था। तो ऐसे सिनारियों में डाव साहब वो बता के गए हैं कि भाई आपका जो बढ़ने वाला इंडाइसिस है वो बहुत ही शॉर्ट समय में डिक्लाइन मोड में आ सकता है। तो दोनों वाइस वर्सा, आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़े और इसको ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई ना करे, सपोर्ट ना करे, वो भी अलार्मिंग साइन है। और आपका मैन्युफैक्चरिंग ना बढ़े और ट्रांसपोर्टेशन ही बढ़े, तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है कि वो ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं हो सकता है एडिशनल पावर से बढ़ता होगा, उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है तो कोई और रीजन होगा, वो कुछ समय में डिक्लाइन मोड में जा सकता है। तो दोनों इंडाइसिस एक दूसरे को कंफर्म करते हुए आगे बढ़ने चाहिए। अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो आपका सही सब कुछ चल रहा है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है। दोनों सपोज मान लीजिए कि भाई पर्टिकुलर अगर गिर रहे हैं तो मार्केट में डाउनफॉल है, मार्केट में सपोज मंदी है, लेकिन एक बढ़े और एक न बढ़े, इसका मतलब जो बढ़ने वाला है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा, वो बहुत ही जल्द कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई गिरावट दिखा सकता है। तो ये था टेनेंट नंबर 4, इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, यानी कि जेठा भाई अगर आप वॉल्यूम देख रहे हो तो आप देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और वॉल्यूम हजारों लाखों करोड़ों में होता है तो हमें वो पता नहीं चलता न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर से कि भाई इसका कितना वॉल्यूम बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। लेकिन आपको ऑलवेज सपोज ये थियरी या टेनेंट समझने से पहले आपको ये लाइन पढ़ना होगा कि डाउ कंसिडर्ड वॉल्यूम ए सेकेंडरी इंडिकेटर, इस बाय और सेल सिग्नल वेर बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइस। यानी कि वॉल्यूम को वो मानते थे, फॉलो करते थे, जानते थे, एनालिसिस करते थे, लेकिन ऑलवेज सेकेंडरी इंडिकेटर के तौर पे कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई वो यूज करते थे। उसके बाय और सेल का डिसीजन तो जो है वो प्राइमरी कहीं ना कहीं प्राइस पे ही होता था। यानी कि इसका जो बाय और सेल का जो डिसीजन है वो तो क्लोजिंग प्राइस क्या है उसको ही कहीं ना कहीं वो फॉलो करते थे। So Dow considered volume as a secondary indicator. His buy or sell signal were based on the closing price. यानी कि वापस हमारा फर्स्ट टेनेंट कहीं ना कहीं भाव भगवान से, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। वॉल्यूम में आपको ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन वॉल्यूम आपको इससे समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो डाउ साहब ये बता के गए थे कि अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसके सामने प्राइस भी बढ़ रहा है, तो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसके सामने प्राइस भी बढ़ रहा है तो मार्केट का कहीं ना कहीं मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। अगर मान लीजिए आपका सपोज मान लो वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, लेकिन भाव भगवान से आपका प्राइस जो है वो गिर रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस गिर रहा है, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऐसा डाउ साहब कह के गए। अब डाय साहब ये भी कह के गए हैं कि भाई वॉल्यूम में कोई नोटिसेबल चेंज नहीं है, वॉल्यूम में कोई नोटिसेबल चेंज नहीं है,
कोई बढ़ोतरी वॉल्यूम में नहीं हो रही है, और प्राइस भी आपका स्टेगनेंट है या प्राइस भी आपका गिर रहा है, इसका मतलब ये साइडवेज सिनेरियो हो सकता है। लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फैंसी नहीं है, वो वाली चीजें हम बोल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे अलार्मिंग साइन दे के गए हुए हैं कि बस जब आपका वॉल्यूम कहीं ना कहीं बढ़ नहीं रहा है, लेकिन आपका प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है इसको वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है। प्राइस बढ़ रहा है लेकिन उसको वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है। तो अगर ऐसा सिनारियो आपके सामने आए, तो डॉक्टर साहब आज से 120 साल पहले ये बता के गए थे, ये फेक ट्रेंड है, ये फेक ट्रेंड है, ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है, या कहीं पे भी कभी भी यहाँ पे डिक्लाइन आ सकता है। तो वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। जब वॉल्यूम बढ़े प्राइस बढ़े, अप ट्रेंड है। वॉल्यूम बढ़े प्राइस गिरे, डाउन ट्रेंड है। वॉल्यूम में कोई नोटिसेबल चेंज नहीं है और प्राइस गिर रहा है, तो इसका मतलब ये साइडवेज में, कोई फैंसी नहीं है इसमें। लेकिन वॉल्यूम का कोई सपोर्ट ही नहीं है। बहुत सपोज मान लो नॉमिनल ट्रेडिंग हो रहा है और प्राइस बढ़ने लगे, प्राइस बढ़ने लगे, प्राइस बढ़ने लगे, तो डाव साहब ये समझाते हैं कि ये फेक ट्रेंड है, ये फेक मूवमेंट है। आपको कभी ना कभी सपोज मान लो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। और लास्ट टेनेंट ट्रेंड परसिस्ट अंटिल अ क्लियर रिवर्सल अकर। इसका मतलब कि भाई आपका ट्रेंड जो है वो तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें आपको कोई रिवर्सल सिग्नल ना मिले। रिवर्सल सिग्नल क्या क्या होते हैं? जनरली सपोज रिवर्सल सिग्नल्स में कहीं ना कहीं चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स भी होते हैं, यानी कि ये सिंगल डबल ट्रिपल जो हमने कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स देखी हुई थी, ये भी हमें टॉप पे कहीं ना कहीं बनती हुई नजर में आए, या बॉटम में हुए बनती हुई नजर में आए। या सपोज मान लीजिए कि जो चार्ट पैटर्न हमने देखा था, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, अगर ऐसा हमें कहीं ना कहीं सपोज पैटर्न मिल जाए, तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि ये एक रिवर्सल हमें इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो सिक्स टेनेंट थे, वो बेसिकली डाउ थियरी के सिक्स टेनेंट थे कि द प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्राइस को ही फॉलो करोगे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मंडे में आपको बताऊंगा ट्रेंड के हिसाब से कि डाउ थियरी के हिसाब से। अब जब भी हम कोई भी चार्ट देखेंगे, डाउ थियरी को याद करेंगे कि डाउ साहब क्या कह के गए थे, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। सिर्फ प्राइस को फॉलो कर ले, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अगर प्राइस आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना रहा है, इसका मतलब डाउनफॉल में है। या अगर मान लीजिए आपका जो चार्ट है, इसमें आपका जो प्राइस है या चार्ट का जो लोकेशन है वो राइट हैंड साइड में है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, इसका मतलब क्लियर कट समझ जाओ कि आपका वो स्टॉक्स जो है वो गिरावट इंडिकेट कर रहा है। देर आर थ्री प्राइमरी काइंड ऑफ मार्केट ट्रेंड। इसका मतलब कि भाई प्राइमरी ट्रेंड जो है वो तीन टाइप के होते हैं। अप ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है, और एक अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, और साइडवेज होता है। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड है वो थ्री फेजेस, यानी कि भाई प्राइमरी ट्रेंड जो है वो प्राइमरी ट्रेंड तीन फेजेस में से पास होता है। कि पहले एक्यूमुलेशन फेज आता है, उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन आता है, उसके बाद एक्सेस फेज आ जाता है कि बस अब बहुत हो गया। उसके बाद लगता है कि बस यहाँ से चार्ट गिर सकता है और कुछ ना कुछ गिरावट हमें देखने को मिले, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हुआ, जस्ट लाइक बारिश जैसा। बारिश जैसे आज सपोज मान लो धमाकेदार बारिश हो गई यहाँ पे, ठीक है, मूसलाधार बारिश हो गई यहाँ पे, तो इसकी शुरुआत तो भाई छींटों से हुई होगी। ठीक है, ऐसा ऑन द स्पॉट तो बादल नहीं फटा होगा। शुरुआत तो एक छोटे कुछ बूंदों से हुई होगी। तो वो कुछ बूंदे थे, वो क्या थे? वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, कि चालू हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फेज, उसके बाद जम के बारिश हुई। तो प्राइमरी ट्रेंड है वो थ्री फेजेस, ऑलवेज सपोज एक्यूमुलेशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन और एक्सेस फेज, और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फेज जैसे चालू होगा वैसे ही आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन चालू होगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस बना है, वैसा ही राइट हैंड साइड में एलएचएस बनने की संभावना बन सकती है। वो पब्लिक पार्टिसिपेशन के सामने एग्जैक्टली पब्लिक पार्टिसिपेशन आपको मिलेगा, लेकिन ऑपोजिट मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में सारा लोग जो है वो उसको खरीदने के लिए दौड़ेंगे, और राइट हैंड साइड में सारे लोग जो है उसको बेचने के लिए दौड़ेंगे। तो जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उसके सामने ही पब्लिक पार्टिसिपेशन मिलेगा, लेकिन ऑपोजिट मिलेगा।
इंडाइसिस मस्ट कन्फर्म ईच अदर का मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडाइसिस बढ़ रहा है, उसके सामने ट्रांसपोर्टेशन इंडाइसिस बढ़ना ही चाहिए। अगर दोनों इंडाइसेस बढ़ रहे हैं, आपका सब कुछ सही चल रहा है। दोनों इंडाइसेस गिर रहे हैं, मार्केट में मंदी चल रही है। एक इंडाइसेस बढ़ा और एक इंडाइसेस कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो समझिएगा जो बढ़ने वाला इंडाइसेस है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। और वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड का मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, अप ट्रेंड है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, डाउन ट्रेंड है। वॉल्यूम में कोई नोटिसेबल चेंज नहीं और प्राइस में भी कोई नोटिसेबल चेंज नहीं है, स्टेगनेंट है या थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, इसका मतलब इसमें साइडवेज है, किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि सपोज बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट करे। कोई फैंसी नहीं है स्टॉक्स में, लेकिन वॉल्यूम का सपोर्ट ही नहीं है और प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस प्राइस बढ़ रहा है, तो समझिएगा ये जो उछाल है वो सही उछाल नहीं है। ये उछाल कभी भी कहीं ना कहीं गिरावट इंडिकेट कर सकता है। और ट्रेंड परसिस्ट अंटिल ए क्लियर रिवर्सल अकर का मतलब जब तक आपका टाइगर जिंदा है, तो पकड़ लीजिए कि भाई जब तक सपोज मान लो कि भाई ये अप ट्रेंड में है, कोई रिवर्सल सिग्नल नहीं आया, आपको सारी की सारी ग्रीन कैंडल मिल रही है, नए हाई पे हाई बन रहे हैं, इसका मतलब आपका आपका टाइगर जिंदा है। आपका जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड कंटिन्यू है। रिवर्सल साइन आपको मिल जाए, जैसे सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न, और अब हम हाई कैंडल भी देखेंगे, ठीक है। वहां पर तो आपको क्लियर कट टॉप और बॉटम मिलेंगे, क्लियर कट टॉप और बॉटम मिलेंगे। तो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स है, वैसे रिवर्सल पैटर्न आपको टॉप या बॉटम में अगर मिलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई आपके चार्ट ने रिवर्सल साइन दे दिया है। यहाँ से आपका जो ऑनगोइंग ट्रेंड था, जो लंबे समय से चल रहा था, वो ट्रेंड खत्म होके दूसरा ट्रेंड, ऑपोजिट ट्रेंड शुरू होने की संभावना बन सकती है। तो ये थे 6 टेनेंट्स। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मुझे पता है, लेकिन ये सारी चीजें कोई भाई साहब जो है, जिसके नाम से आज डाउ जोन्स जाना जाता है, वो भाई साहब 120 साल से भी ज्यादा पहले हमें बता के गए थे। तो ये पूरा का पूरा जो डाउ थियरी है, इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो चार्ट है, जो स्टॉक का आप चार्ट देखो, हम कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में ग्रो हो रहा है या राइट हैंड साइड में डिक्लाइन। लेफ्ट हैंड साइड में ग्रो हो रहा है तो आपका टाइगर जिंदा है, और अगर मान लीजिए राइट हैंड साइड में डी ग्रो हो रहा है, इसका मतलब आपके टाइगर को बुखार लग गया है। ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। तो जितने भी सपोज मान लो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चार्ट है जो आपके पोर्टफोलियो में आपको दिख रहे हैं, वो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और संभावना है कि जो एल एच एस बनी हुई है वो वहां तक नीचे आर एच एस के पास सपोर्ट लेने के लिए आ सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि बस गिरते हुए स्टॉक्स में कभी एवरेज नहीं करना है, गिरते हुए स्टॉक्स में कभी एवरेज नहीं करना है, क्योंकि आरएचएस जो आपका एलएचएस है वो कितना आरएचएस नीचे बनाएगा हमें पता नहीं है। तो जहां से तेजी चालू हुई थी, जहां से लेफ्ट हैंड साइड शुरू हुई थी, उतना नीचे आने की संभावना बन सकती है। इसलिए कभी भी गिरते हुए स्टॉक्स में एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आरएचएस बना रहा है। और आरएचएस ऑलवेज एलएचएस जहां से चालू हुई थी वहां तक जाने की संभावना बनती है। इसीलिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई अगर डूबता है और आपको प्रॉपर स्विमिंग नहीं आ रहा है, और आप उसको कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई बचाने के लिए गिरे, तो वो तो डूबेगा, आपको भी डूबे के लेके डूबेगा। अगर दो डूब रहे और तीसरा कूदेगा तो तीन डूबेंगे, चौथा कूदेगा तो चार डूबेंगे। ऑलवेज लॉस मेकिंग स्टॉक है, गिरावट दे रहा है, डाउन ट्रेंड में सब स्टॉक्स है, गिरता हुआ स्टॉक्स है, उसमें मैं एवरेज करके अपना लेंडिंग कम कर दूं, बाय करके एवरेज कर लूं, नहीं करना है। अब डाउ थियरी याद करनी है। अगर वो एलएचएस जो इसने कंप्लीट किया है, तो आरएचएस वो एलएचएस की तरह ही डिट्टो टू डिट्टो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस तक कंप्लीट करने की संभावना बनाता है। यानी कि आप सुन लीजिए, सोच लीजिए कि आप जहां से बाय करने का सोच रहे हो और एवरेज करने की कोशिश कर रहे हो, और नीचे की तरफ कितनी गिरावट पॉसिबल है, तब जाके उसका आरएचएस कंप्लीट होगा। समझ में आई बात? जितने लोग वीडियो ओपन कर सकते हैं उतना कर लीजिए,
डाउ थियरी आज का सेशन था, आज इतना ही लेने वाले हैं, और कोई मैं आपको कंप्लीट कंफ्यूज करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना ही समझाना चाहता हूँ कि डाउ थियरी बेसिकली स्टॉक मार्केट का बेसिक है। ठीक है, अगर इसको समझ में लिया तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर कोई आपका पोर्टफोलियो भी, सपोज कोई बड़ा बंदा आपको पोर्टफोलियो दिखाता है, तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, तो समझ लीजिएगा वो आपको ये कह रहा है कि भाई मैं निकलना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ। कोई बड़ा आदमी उसमें से निकलना चाहता है, इसीलिए वो अपना कहीं ना कहीं सपोज मान लो पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करेगा। दुकान है, वो दुकान जो है, ठीक है, दुकान जो है, जैसे सपोज मान लो नीलेश जी बिजनेसमैन है, जेठा भाई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो व्यापारी है। उनको जो बेचना है वही वो अपनी दुकान में डिस्प्ले करेंगे ना, यस और नो। जिसको नहीं बेचना है वो तो गोदाम में पड़ा हुआ है। उसकी बारी कब आएगी? जब वो बिकेगा दुकान का माल, उसके बाद गोदाम का माल बाहर आएगा ना। समझ में आई बात? तो जो बंदा ये दिखा रहा है कि देखो मेरे पास ये पोर्टफोलियो में, समझ लीजिएगा वो बंदा वो बेचना चाहता है। क्लियर? क्योंकि वो बड़े बंदे को बेचने के लिए मार्केट में बायर्स चाहिए, और वो आपको ही ढूंढ रहा है कि भाई खरीदो तो मैं निकलूं। ओके, इंटरेस्टिंग, मजा आया आज का सेशन। यस। यस सर। सिक्स यस टेनेंट्स सर। से आज के सेशन के आपके लिए बस आज का इतना ही सपोज मान लो लेसन है। प्रीता मैडम, जितने लोग जो चार्ट से नए हैं, ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस से नए हैं, आपको ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि आपका स्टॉक्स एलएचएस में है या आरएचएस में। और आरएचएस में और गिरावट दिखा रहा है, समझ लीजिए भाई डाउ थियरी आपको याद करनी है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। फुल्ली अपडेटेड सर। और कभी भी अभी टीवी देख के, या सपोज मान लो टीवी में जो लोग आते हैं उसको देख के बाय नहीं करना है। वो सारे लोग उसके एजेंट है, बड़े बड़े लोगों के, जो दिखाना चाहते हैं कि भाई ये स्टॉक बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। पर्दे के पीछे कोई बड़ा आदमी निकलने के लिए तैयारी कर रहा है। समीर गुप्ता साहब, बोलिए बोलिए। सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। सर दो थ्योरी हमने पढ़ी थी। स्विंग बनाता है फिर जाता है, सर इसका कुछ टाइम पीरियड भी होता है भी, इस टाइम पीरियड तक ये इतना स्टॉक ऊपर जा सकता है, या वहीं पे कुछ स्विंग बनाता है कुछ? कैसे इसको अंडरस्टैंड करेंगे सर भी, कब तक ये हमें पुल बैक लेगा जी, देखो सर, कब उसके ऐसा, बाद? हाँ, ऐसा कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होता। ठीक है, दाऊ साहब टाइम पीरियड ये बता के गए थे कि भाई अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, वो सालों तक चल सकता है। अगर इसमें करेक्शन ठीक है। आता है तो वो 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक आ सकता है। और ये करेक्शन और आपका प्राइमरी ट्रेंड के बीच में भी आपको एक नॉइज मिलता है, जिसको हम साइडवेज बोलेंगे, वो 3 हफ्ते तक आता है। लेकिन वो ऑलवेज ये समझा के गए थे कि आपको कैंडल को देखना है, कि जब तक आपको कोई रिवर्सल साइन नहीं मिलेगा तब तक, सपोज मान लो आपका टाइगर जिंदा है, आपका ट्रेंड अपवर्ड या डाउनवर्ड जा सकता ओके है। तो सर। टाइम और पे, जो, हाँ, हाँ जी। टाइम पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें ऑलवेज रिवर्सल साइन पे फोकस करना है। और यही चीज जो है, यही चीज मैं आपको हाइकनसी पे समझाऊंगा कि हाइकनसी जो है, हाइकनसी कितनी अच्छी तरह से आपको पर्टिकुलर सपोज समझाता है कि बस कब तक आपका ट्रेंड जो है वो बरकरार रहा। जैसे जैसे सपोज मान लो कि भाई हाइकनसी में चीजें बदलने लगी, क्लियर कट आपको समझ में आएगा कि बस मेरा ट्रेंड वीक हो रहा है। अब वो ट्रेंड 1 हफ्ता भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है, 5 साल भी चल सकता है, 10 साल भी चल सकता ठीक है जी। है। ठीक है, और सर ये, ऑल टाइम हाई चला जाए जी, उसकी फिर प्रोबेबिलिटी कहाँ तक जाने की हो सकती है सर फिर? सर स्काई इज द लिमिट। किसने सोचा था कि एमआरएफ का शेयर 1 लाख रुपए जाएगा, जब वो सपोज मान लो कि भाई अपने ऑल टाइम हाई पे था। अगर मान लीजिए एमआरएफ का शेयर आप जानते हो, ठीक है, लाखों में जी है सर। इसका प्राइस। तो कभी तो जी एमआरएफ के शेयर ने 500 रुपये का लेवल जो है अचीव किया होगा, यस और नो। बिल्कुल सर, डेफिनेटली तो डेफिनेटली। 500 रुपये का जो एमआरएफ के शेयर ने अचीव किया, वो इसका लाइफ टाइम हाई था। तो कभी कभी इसने 510 रुपये का भी लेवल अचीव किया होगा, यस और नो। यस तो सर। तब वो उसका लाइफ टाइम हाई हो गया। हाँ जी। क्योंकि पहला लाइफ टाइम हाई 500 रुपये था, अब का लाइफ टाइम हाई 510 रुपये है, यस और नो।
यस सर। तो हम तब हमें पता था कि ये 1 लाख भी जाने वाला है। ठीक है जी। कोई नहीं बता सकता, स्काई इज द लिमिट, कहाँ तक जाएगा। हाँ, हम लीडिंग इंडिकेटर से इतना जरूर बता सकते हैं कि बहुत इसके आगे के रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, कितना ये ऊपर जा सकता है। वो मैं आपको बताऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस हम लेंगे तब ड्यू वो टू फिबोनाची लेवल्स। फिबोनाकी और पीवोट पॉइंट से बताऊंगा। ठीक है। लेकिन ठीक है सर। फिबोनाकी और पीवोट पॉइंट्स के सारे लेवल्स अगर अचीव हो जाए तो उसके बाद हमें वापस फिबोनाकी और पीवोट पॉइंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी सपोज मान लो लेवल्स थे, जितने भी उसने लेवल्स दिए थे वो इसने अचीव कर लिए। तो वापस कर हमें लिए। इंडिकेटर को भी ऊपर के लेवल पे लगाना पड़ेगा ताकि और ऊपर के लेवल मिल पाए। ठीक है जी। ठीक है, इतना क्लियर। अंडरस्टैंड सर। यस सर। आज का सेशन हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। ठीक है। सर नेक्स्ट सेशन। हाँ बोलो। मार्केट व्यू करवा दो सर मंडे का। हाँ, 1 मिनट। नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट संडे सैटरडे का सेशन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट सैटरडे सेशन मिस मत करिएगा। नीलेश ठीक जी, है जी। नीलेश जी आपसे बात कर रहा हूँ, 1 मिनट। आप ड्राइव कर रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक यस है। सर, बताइए सर। हाँ, बस बस नहीं, आप ड्राइव कर रहे हो तो आप कैमरा बंद कर लीजिए, सुनिए आप सिर्फ मुझे। सर। ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे का सेशन मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट सैटरडे हम हाइकनसी चार्ट को समझने वाले हैं। यस सर। नेक्स्ट सेशन हम हाइकनसी चार्ट को समझने वाले हैं। आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि वो ट्रेंड कहाँ से डेवलप हुआ, ट्रेंड ग्रो हो रहा है या स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कब आपका ट्रेंड वीक हो रहा है, कब आपका ये कहीं ना कहीं एक्सेस फेज आ गया, कब ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज चालू हुआ, कब डाउन ट्रेंड चालू हुआ, कब आपका डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कब आपका डाउन ट्रेंड धीरे धीरे वीक हो रहा है, कब अप ट्रेंड की सपोज मान लो संभावना है, और कब वहां से डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, अप ट्रेंड का इंडिकेशन मिला, और वहां से अपवर्ड मोमेंटम या अप ट्रेंड चालू हो गया। क्लियर कट। आपको आपकी नजरें बदल जाएगी। जैसे हम सपोज मान लो ये चश्मे, सपोज मान लो कि अगर मैं निकाल दूंगा तो मुझे ये थोड़ा धुंधला दिखेगा, ठीक है, आपके सपोज चेहरे प्रॉपर नहीं दिखेंगे। और जैसे मैंने ये सपोज मान लो नजदीक का चश्मा लगा दिया, एकदम क्लियर मुझे लग रहा है। तो वो ही हाइकनसी का चार्ट का कमाल है। आपकी पूरी नजरें बदल जाएगी चार्ट को देखने की, जैसे आप हाइकनसी को समझेंगे। समझ में आई बात? सेशन मिस मत करिएगा। और सेकंड, ऑलवेज मैं आपको बोल रहा हूँ, सैटरडे सेशंस कभी भी मिस मत करिएगा। सैटरडे सेशन कभी भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है। और जो सैटरडे का सेशन है वो स्पेशली मैंने बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस और स्विंग ट्रेडिंग को कंबाइन करके मैं आपको जो देना चाहता हूँ वो दे रहा हूँ। क्लियर? यस सर। फाइन। ओके, मार्केट का यार हाल अगर देखें ना, तो देखो मार्केट मुझे पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, मार्केट पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं सपोज देखा जाए तो पॉजिटिवली क्लोज हुआ है। मार्केट तो पॉजिटिव तो लग रहा है, पॉजिटिव तो लग रहा है। अब उसके ऊपर तो अब देखा जाए तो सपोज मान लो कि भाई कैसा सपोज सिनारियो होता है सर हमारा। डिक्सन का क्या है? अरे यार, डिक्सन का है। ओके, देखो एक वापस मैं आपको मार्केट का एनालिसिस बता देता हूँ। ठीक है। सबसे बड़ी चीज, मार्केट में गैप अप ओपनिंग के बाद पॉजिटिव कैंडल क्रिएट हुई, यस और नो? अब गैप यस अप सर। ओपनिंग के साथ पॉजिटिव कैंडल का क्लोज होना, इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि बस कहीं ना कहीं सपोज मान लो मार्केट में जो गैप अप ओपनिंग हुआ था वो मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया। मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया, इसका मतलब कि लोग कन्विंस थे कि ये गैप अप ओपनिंग के बाद भी सपोज मान लो कि भी मार्केट ऊपर जा सकता है। और मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भी ऊपर उछाल भी दिखाया। इतना क्लियर? यस अब सर। मार्केट के रास्ते में एक ही सपोज मान लो देखा जाए तो रेजिस्टेंस है, और ये वाला रेजिस्टेंस ये दिख रहा है।
यस मैम। अगर मान लीजिए कल पॉजिटिव ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, और मार्केट कल पूरे दिन में अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अगर ऊपर क्लोज देता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें जैसे ये गैप अप ओपनिंग के बाद अगर कल हमें रेड कैंडल मिल गई है इसी, देखो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये गैप अप ओपनिंग हुआ है, उसके बाद रेड कैंडल आई और उसके बाद मार्केट गिरा। हमारे यहाँ पे अभी भी रेड कैंडल आई नहीं है, सारे गैप्स जो है वो बुलिश गैप्स के साथ कहीं ना कहीं सपोज आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये रनअवे गैप जा रहे हैं ऊपर। एक लंबा ट्रेंड सपोज मान लो बन सकता है अगर ये कहीं ना कहीं सपोज गैप्स के साथ ऊपर जाता जाए, ऊपर जाता जाए, ऊपर जाता जाए। कल के लिए हमारा सपोज मान लो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो रहेगा वो ये रहेगा, इस रेड कैंडल का जो ओपन प्राइस हाई प्राइस है 25,153, यानी कि 25,150 जो है वो 25,150 सपोज मान लो कल के लिए मंडे के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। इसका मतलब अभी हमारा मार्केट 25,114 पे क्लोज हुआ है, हो सकता है गैप अप ओपनिंग के साथ डायरेक्ट 25,150 पे ही ओपन हो जाए। अब 25,150 पे ओपन होना, उसके बाद मार्केट का मेन सिनारियो चालू होगा कि अभी वो सस्टेन कर पाता है उसके ऊपर या कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भी नीचे गिरता है। अगर मार्केट में अगर इसको हम डबल बॉटम समझे, अगर मार्केट में इसको हम डबल बॉटम समझे, ये वाला बॉटम वन और बॉटम टू, तो जनरली डबल बॉटम एक रिवर्सल साइन है। और अगर मान लीजिए कल मार्केट ने ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया और ये रेजिस्टेंस तोड़ के क्लियर कट बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ने ये क्लोज दिया यहाँ पे, तो मार्केट ये जो गैप्स है, ये वाला गैप खुला गैप है, अभी ये गैप बेरिस गैप है, ये वाला गैप ये खुला गैप है। इसका मतलब यहाँ पे हमें इतना बड़ा तेजी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिल सकता है। ये स्ट्रॉन्ग तेजी में ग्रीन से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि ये वाला जो रेड गैप है इसके सामने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक बुलिश गैप बन सकता है या बुलिश कैंडल बन सकती है। कितना क्लियर हुआ? कितना क्लियर हुआ? ठीक है सर। ओके। यस सर। अब इतना बड़ा आपको ये रेड कैंडल दिख रहा है, इतना बड़ा रेड कैंडल, हाँ जी। उसके सामने यहाँ पे इतना बड़ा एक वापस बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल आ सकता है। यानी कि सब कुछ सही रहा, सब कुछ सही रहा तो मार्केट में आने वाले मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। सब कुछ सही रहा तो मार्केट में आपको एक मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है, मानते हैं ये रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस टूटा, गैप अप ओपनिंग से टूटा, मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल दे दिया, तो ये वाला जो रेड कैंडल है उसके सामने बुलिश कैंडल आने की संभावना, यानी कि मंडे बड़ा बुलिश कैंडल आ सकता है अगर ये रेजिस्टेंस टूटा तो। उसके बाद ये वाला जो गैप है वो खुला गैप है और बेरिश गैप है। इसका मतलब क्लियर कट सपोज मार्केट यहाँ से गिरे थे, तो जहां से मार्केट गिरे थे तो उसके सामने उछाल आने की संभावना बन सकती है। तो सब कुछ सही रहा तो आने वाला वीक एक अच्छी तेजी लेके आएगा, या दो तीन सेशन ऐसे होंगे जहां पे आपको एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। हम गैप थियरी में बहुत 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 डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि गैप्स क्या है। ये दिख रहा है इतना बड़ा बुलिश कैंडल दिख रहा है, यस और नो? यस सर। इसके सामने चेक कर लीजिए, ये पूरा बुलिश कैंडल दो ही कैंडल में खत्म हो गया गैप डाउन से। हाँ जी। ओके। अब ये चेक कर लीजिए, ये गैप डाउन ओपनिंग है, यस और नो? यस सर। इसके सामने आपको क्लियर कट गैप अप ओपनिंग दिख रहा है और बुलिश कैंडल दिख रही है। यस सर। ये इतना बड़ा बुलिश गैप है, इतना बड़ा बुलिश गैप दिख रहा है, प्राइस ऊपर उठे थे। हाँ जी। उसके सामने ये सिर्फ दो ही कैंडल से ये पूरा का पूरा बुलिश सेंटिमेंट खत्म हो गया। लो। यस सर। यस सर। ओके। अब यहाँ पे इतना बड़ा बुलिश कैंडल है, यहाँ पे भी इतना बड़ा बुलिश कैंडल है, उसके सामने आपको क्लियर कट बेरिश कैंडल दिख रहे हैं उतने ही बड़े बड़े। बिल्कुल जी। तो यही है गैप थियरी। ठीक है, तो हमारा जो कैंडल है वो
बुलिश गैप बुलिश गैप बुलिश गैप बना के जा रहा है। जिस दिन ये गिरेगा ना, जिस दिन ये गिरेगा, कहीं ना कहीं सपोज मान लो कि भाई ऐसे ही गैप फिल करता हुआ गिरेगा, उसके सामने ऐसे ही सपोज गिरावट आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है तो ये सारे गैप्स जो है उसके लिए खुले हैं। इसका मतलब ये एक बेरिश गैप है, तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आने की संभावना है। ये इतना बड़ा बेरिश कैंडल है तो यहाँ पे एक क्लियर कट ग्रीन कैंडल आने की संभावना है। और आप चेक कर लीजिए यहाँ पे इतना बड़ा ये रेड कैंडल दिख रहा है आपको, इतना बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है, उसके सामने आप चेक कर लीजिए दो गैप अप ओपनिंग दिख रहे हैं। तो ये इतना बड़ा जो बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल है वो दो गैप अप ओपनिंग के साथ खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपका ये, हाँ, ये वाला जो कैंडल है इतना बड़ा रेड कैंडल, इसका कैंडल यहाँ पे बनना बाकी है। और ये वाला जो आपका गैप है, वो गैप यहाँ से एक फिल होना बाकी है। तब जाके हम बोलेंगे ना कि बस कहीं ना कहीं तो बस ये एलएचएस बना हुआ है, ये इसका एलएचएस बना हुआ है। तो अपना आरएचएस जो है वो बनाने की कोशिश करेगा, यस और नो यहाँ पे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो डबल टॉप तो बन रहा है, तो आने वाला मार्केट जो है, आने वाला कुछ दिन है, 3 4 दिन, उसमें सब कुछ सही रहा तो ये ऊपर जाने की संभावना रखता है। तो आने वाला वीक पॉजिटिव मान सकते हैं, अगर 25 150 का रेजिस्टेंस टूट गया तो। अगर 25 150 का रेजिस्टेंस जो एकदम नियर रेजिस्टेंस है वो टूट गया, तो आने वाला 3 4 दिन जो है अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। मंगलवार को वैसे भी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन मोमेंटम दिखता है। तो उसके ये मोमेंटम के ये वाला मोमेंटम जो है उसके हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से अगर मान लीजिए मंगलवार को हम मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मंगलवार को पॉजिटिव मोमेंटम रहने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि पीछे जो है वो सारे बेरिस कैंडल्स है, तो बेरिस गैप्स फिल होना बाकी है, बेरिस कैंडल के सामने बुलिस कैंडल आना बाकी है। क्लियर गुप्ता साहब? यस सर। चलो, मजा आया आज का सेशन, ऑल गुड। सर टाटा मोटर बाय में है क्या? सॉरी, टाटा मोटर बाय मूड में है? बाय मोड में आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में बाय बाय मोड में है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में बाय मोड में है, क्योंकि बहुत बड़ा इस मंथ का ग्रीन कैंडल निकला हुआ है। क्लियर? सर ओके सर। रैंको कैंडल भी करवाओगे आप? सॉरी, रैंको कैंडल भी कराओगे? रैंको नहीं करवाऊंगा, रैंको नहीं, रैंको की जगह पे हाइकानसी करवाऊंगा। ठीक है जी। ठीक है, सर ये रैंको से डॉट ज्यादा थ्योरी का, हाइकानसी हमें सपोर्ट करेगा। ओके सर। सर डॉट थ्योरी का आर्टिकल पढ़ना हो तो कहाँ पढ़ सकते हैं जी? और डाउ थियरी का डीपली? मेरा यूट्यूब में मैंने भर भर के रखा हुआ है वेबिनार, बहुत सारे डाउ थियरी के ऊपर ही है। ठीक है सर। ठीक है, आप लाइव जैसे आज मेरा सुना आपने आर्टिकल डाउ थियरी, वैसा ही सपोज हाँ जी। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और मैं 2 3 4 साल पहले सपोज आपके जो वेबिनार मैंने किए थे, तो वो मेरे यस यूट्यूब पे सर। मिल जाएंगे। ओके सर। क्लियर? ठीक है जी। चलो मिलते हैं, बाय। थैंक यू सो मच सर। ओके, मंडे मिलते हैं, बुल स्प्रेड बनाएंगे और बुल क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे। बुल स्प्रेड बनाएंगे और बुल क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे। तो बुल डेबिट भी देखेंगे, बुल क्रेडिट भी देखेंगे। राइट? चलो, बाय बाय बाय।